हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान संक्षिप्त अवलोकन, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा यानी कि प्रश्नवार होगा। और ये होगा चैप्टर 11। और ये जो है चैप्टर 11 यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आई थी ग्रामीण विकास के लिए, तो उसमें जो अध्यायवार जो चैप्टर था उसका हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो उसका ये नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 11। इसके पहले उसके 10 चैप्टर जो है उसका डिस्कसन हो चुका है, इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग चैनल पेज पर जाकर उसको भी देख सकते हैं। तो ये आज का वीडियो जो है इस बुक का लास्ट चैप्टर है जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जितना मैंने इसको देखा है तो उसमें लगभग उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सभी को समाहित करने का इसमें प्रयास किया गया है। इतने में लगभग 250 क्वेश्चन इसमें हैं। तो वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा। हमें लगता है कि इसको आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका बहुत ही जल्दी से जो है एक रिवीजन हो जाएगा उत्तर प्रदेश के बारे में, जो कि मुश्किल से 1 घंटा या 1.5 घंटे के आसपास का वीडियो बनने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको जो है इस चैप्टर को आज एंड करते हैं। इस चैप्टर के एंड के साथ साथ ये बुक जो है पूरी एंड हो जा रही है आज के इस वीडियो में। ठीक है, जो कि यूथ कंपटीशन का जो बहुत दिन से चल रहा था। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश से अगर राज्यसभा की सीटों की बात करेंगे तो टोटल 31 सीटें उत्तर प्रदेश से। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्यसभा से 31 सीटें हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और एक कभी विघटित नहीं होता है। इसके प्रत्येक सदस्य कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। इसका 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद जो है सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसके कितने सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो 1/3 सदस्य जो होते हैं वो 2 वर्ष के बाद जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, याद रखना। और संविधान के अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है टोटल 250 से निर्धारित की गई है, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो है नाम निर्देशित किए जाते हैं। इसके बाद इसमें 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्यों के क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या जो है 245 है और जिनमें जो है 233 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र यानी कि दिल्ली तथा पुडुचेरी सहित के प्रतिनिधि हैं और 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में सीटों की संख्या की बात करेंगे तो टोटल कितने हैं, 80 हैं। और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की संख्या टोटल 100 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या टोटल उत्तर प्रदेश में 404 है, जिसमें से 403 निर्वाचित और 1 मनोनीत एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम इसमें देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय व मानसूनी प्रकार की जलवायु है। आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश से जो है जलवायु उष्ण कटिबंधीय व मानसूनी अर्थात समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय या फिर उपोष्ण मानसूनी होती है, यानी कि इन तीनों में से कोई आपको ऑप्शन में मिल जाएगा तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश का औसत जो अधिकतम तापमान होता है वो 36 डिग्री से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस तक और औसत न्यूनतम तापमान जो होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो सबसे पूर्व में जो जिला है वो है जिला बलिया। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। बलिया जिला है जो सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो है वो शामली है। सबसे उत्तरी जिला जो है वो सहारनपुर है। सबसे दक्षिणी जिला है प्रदेश का सोनभद्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम देखा जाए तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा और सबसे छोटा जिला जो है वो हापुड़ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोनभद्र की जो है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। सोनभद्र जिले को कितनी राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं ये बताना है। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन में दिया गया 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य या फिर 5 राज्यों की सीमाएं। आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 4 राज्यों की सीमाएं जो हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। एक्सप्लेन देखते हैं। सोनभद्र जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा जो है 4 राज्यों यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से स्पर्श करती हैं। सोनभद्र जिला का मुख्यालय कहाँ पर है, रॉबर्ट्सगंज। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला प्रदेश कौन सा है। झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। क्या होगा इसका आंसर,
इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। मध्य प्रदेश जो जिला है वो सबसे अधिक स्पर्श करता है राज्यों को, राज्य के प्रदेशों को, जिलों को, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को स्पर्श करती है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है बताना है इनमें से कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। इसकी कुल न्याय पंचायतों की संख्या 8,135 है। इसमें कुल 51,976 ग्रामें हैं। इसमें 1.5 लाख गांव हैं और इसकी कुल तहसीलों की संख्या 312 है। इसमें से कौन सा सही नहीं है बताना है। तो इसमें दो पार्ट से नहीं सही, एक तो बी और एक सी। क्यों, इसके अब हम एक्सप्लेन देख लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 71 जिले, अभी वर्तमान में 75 जिले हैं। 312 तहसीलें थीं, अभी वर्तमान में 351 तहसीलें हैं। 825 जो है सामुदायिक विकास खंड है मार्च 2020 तक। इसके बाद मार्च 2020 तक न्याय पंचायतें 59,000 जो है 59,073 ग्राम पंचायतें, 97,814 आबाद ग्राम और 1.6 लाख कुल गांव है, ठीक है। लेकिन इनमें 1.5 लाख गांव दिया गया था, इसलिए ये गलत था। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा आपका इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिक दर्जा किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान प्राप्त हुआ। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिक दर्जा उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ था, तो 1994 में मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल के दौरान पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और मायावती जो है यूपी की सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाली महिला बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की महिला आयोग की बात करेंगे तो श्रीमती विमला बाथम जी हैं, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये कब से हैं, 6 अगस्त 2018 से इस पद पर आसीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। क्या होगा इसके आंसर, लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा, कानपुर। क्या होगा इसके आंसर। इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नोएडा में जो है राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल स्थित है और यह जो है 36 एकड़ में फैला एक विशाल उद्यान है। ये 3 भागों में विभाजित है। पहला है कालम प्लाजा, दूसरा है सेंट्रल पार्क प्लाजा और तीसरा है अंबेडकर प्लाजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों की कुल संख्या कितनी है, जनसंख्या कितनी है। क्या होगा इसका आंसर, ग्रामीणों की कुल जनसंख्या पूछी गई है। इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। 15,53,17,278 ग्रामीण टोटल हैं उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, ठीक है। और यह 2011 की जनगणना के अनुसार है 15,53,17,278, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में जो है 77.73% जो है ग्रामीण जनों की भागीदारी है। 2001 की जनगणना की अपेक्षा 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनों की भागीदारी में लगभग 1.52% की कमी आई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों में कौन सा अवरोही क्रम में है, ठीक है, यानी कि घटते हुए क्रम में कौन सा है, इसमें से बताना है। इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। इलाहाबाद, फिर आजमगढ़, जौनपुर और गोरखपुर, ठीक है। आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें से बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। अब इसमें देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला संत कबीर नगर दिया गया है इसमें। तो इसमें से बताना है कौन गलत है। तो गलत आंसर की बात करेंगे तो यही आपका डी पार्ट गलत है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला संत कबीर नगर दिया गया है यह गलत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है उसका नाम है हापुड़। क्या नाम है, हापुड़, ठीक है। और यहाँ पे संत कबीर नगर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला गौतम बुद्ध नगर, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। सीतापुर, पीलीभीत, श्रावस्ती या महाराजगंज। कौन सा है जिला जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो वो हो जाएगा इसका आंसर क्या, ए पार्ट हो जाएगा। सीतापुर जो जिला है वो नेपाल के साथ साझा नहीं करता, ठीक है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश 9 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उनके नाम क्या हैं, पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर जिला है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो प्रयागराज, फतेहपुर, श्रावस्ती, महोबा। इनमें से अगर देखेंगे तो बुंदेलखंड क्षेत्र में महोबा जिला आता है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है।
महोबा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की बात करेंगे तो झांसी, हमीरपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर आदि जिले आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों से सीमाबद्ध है? मेघालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों से बद्ध है, यानी कि टोटल 9 राज्य हैं, 8 प्रदेश और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। कौन कौन से राज्य हैं? तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। साथ ही उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची 1 से सूची मिलान करना है। जनपद दिया गया, मुख्यालय दिया गया, मुख्यालय मिलान करना है। ठीक है, जालौन, कानपुर देहात, संत रविदास नगर और कुशीनगर, इसमें उधर मुख्यालय दिया गया है। अकबरपुर, माती, भदोही, पडरौना। बताना है कि किसका क्या होगा इसमें से जो है मुख्यालय। तो चलिए मिलान करते हैं। जनपद मुख्यालय, अब इसमें जालौन का मुख्यालय कहाँ है? उरई जिला, उरई में है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती में है। संत रविदास नगर का मुख्यालय भदोही और कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? मोर, सारस, तोता या फिर कोयल। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। सारस जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ठीक है, एक्सप्लेन देखते हैं। इसको सारस या अथवा क्रॉन्च भी कहा जाता है। राजकीय पशु की बात करेंगे तो ये हो जाएगा बारहसिंघा। राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो अशोक। राजकीय पुष्प जो है पलाश या टेंसू। राजकीय चिन्ह जो है एक वृत्त में 2 मछली। ठीक है, और इसके बाद इसमें जो पड़ता है एक तीर धनुष। ठीक है, एक तीर धनुष और एक तीर धनुष, ये जो कि 1938 में स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है, एक 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 वृत्त होगा, उसमें 2 मछली और तीर धनुष रहता है, वो क्या हो जाएगा? राजकीय चिन्ह। राजकीय खेल हॉकी। राजकीय भाषा हिंदी तथा उर्दू। शास्त्रीय जो नृत्य है उत्तर प्रदेश का वो है कथक। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किसे आमों का नगर कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी पार्ट। मलिहाबाद को आमों का नगर कहा जाता है। मलिहाबाद जो है ये लखनऊ के बगल में है, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, प्रयागराज, अब कुछ विख्यात नगर है उनके उपनाम की बात कर लेते हैं। तो प्रयागराज को संगम नगरी, कुंभ नगरी और तीर्थराज भी कहा जाता है। वाराणसी को घाटों का नगर, विश्वनाथ नगरी, पंडों का नगर भी कहते हैं। मलिहाबाद जो कि लखनऊ में है ये आमों का नगर कहा जाता है। मुरादाबाद बर्तनों का शहर, पीतल की नगरी कहते हैं। फिरोजाबाद को चूड़ी नगरी, सुहाग नगरी कहा जाता है। आगरा को जो है ताज नगरी, पेठा नगरी कहते हैं। ठीक है, और अलीगढ़ को ताला नगरी, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर और उद्योग नगर भी कहते हैं। मेरठ को क्रांति नगर, कैंची नगर दोनों कहते हैं। रामपुर को चाकुआ का शहर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना की बात करेंगे तो सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1504 ईस्वी में। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा, और इसे सामरिक महत्व का स्थान घोषित कर सैनिक राजनीतिक केंद्र भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो हर्षवर्धन के द्वारा जो है कन्नौज और प्रयागराज में किया गया था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन उत्तर प्रदेश में 2 बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया, और ये कन्नौज और प्रयागराज में। कन्नौज को उसकी समृद्धि के कारण महोदया श्री कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महाजनपद है और राजधानी है, इसमें से बताना है कि कौन गलत सुमेलित है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन इसमें ऊपर भी है, ये वत्स, साकेत, सुरसेन, मसूरा। तो इसमें जो वत्स साकेत दिया गया ये गलत है, बाकी सब सही है। अब इसमें से देख लेते हैं कौन किसका जो है पुराने जो महाजनपद थे उसकी राजधानी क्या थी। तो पांचाल जो महाजनपद था उसकी राजधानी अहिछत्र, जो कि अब बरेली क्षेत्र और काम्पिल्य पड़ता है। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली में था। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। कौशल नरेश की राजधानी साकेत अयोध्या और श्रावस्ती दो राजधानी थी। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशावती जो कि देवरिया में पड़ता है इसमें। चेद महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती यानी कि जो बांदा क्षेत्र है वो वहाँ पे राजधानी हुआ करती थी चेद महाजनपदों की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मंदिर दिया गया है, जनपद दिया गया। मिलान करना है इसमें से। दशावतार मंदिर, सोमनाथ मंदिर, श्रृंगी ऋषि मंदिर और बराह भगवान मंदिर कहाँ पर पड़ता है? मिलान करते हैं। दशावतार मंदिर जो है वह देवगढ़, ललितपुर, झांसी में है। सोमनाथ मंदिर देवरिया में है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर फर्रुखाबाद में है। बराह भगवान का मंदिर सोरो कासगंज में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओखला पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? ओखला पक्षी विहार, ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है ये बताना है। महोबा, हमीरपुर, रायबरेली, संत कबीर नगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर कहाँ पे पड़ता है? इसके आंसर की बात करेंगे तो ओखला पक्षी विहार जो है गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ अन्य देख लेते हैं कि कहाँ पर पड़ता है पक्षी विहार या अभ्यारण्य। तो बखीरा पक्षी विहार जो कि ये संत कबीर नगर में पड़ता है। चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार ये कहाँ पर पड़ता है? उन्नाव में।
सांडी पक्षी विहार हरदोई, पटना पक्षी विहार एटा, लाख बहौसी कन्नौज, सुर सरोवर आगरा, पार्वती अर्गा गोंडा, ये सारे पक्षी विहार यहाँ पे पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार निम्न में से कहाँ पड़ता है? तो कतरनिया घाट वन्यजीव विहार जो है ये आपका पड़ता है बहराइच में। कहाँ पे पड़ता है? बहराइच में। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए पार्ट हो जाएगा बहराइच। ठीक है, इसके अन्य वन्यजीव विहार की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो चंबल वन्यजीव विहार इटावा, आगरा, औरैया, 3 शहरों में है। ठीक है, चंबल वन्यजीव विहार। इसके बाद पड़ता है रानीपुर वन्यजीव विहार, ये कहाँ? चित्रकूट में। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में। चंद्रप्रभा चंदौली में पड़ता है। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में। इसके बाद कैमूर वन्यजीव विहार, ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका मिर्जापुर सोनभद्र 2 जिलों में। ठीक है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा व बिजनौर क्षेत्रों में जो है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार फैला हुआ है। तो इस तरीके से ये कुछ हो गए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोमती नदी निम्नलिखित में से किस जनपद से होकर नहीं बहती है? इनमें से तो चित्रकूट, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। तो इनमें से चित्रकूट में से जो है गोमती नदी नहीं बहती, बाकी लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर से बहती है। देख लेते हैं गोमती नदी के बारे में। गोमती नदी का उद्गम जो है पीलीभीत जनपद में स्थित फुलहर ताल या गोमत ताल से होता है। पीलीभीत से यह शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि जिलों में बहती हुई गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में सई नदी जो है प्रमुख है। ठीक है, तो ये हो गया गोमती नदी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामसर आर्द्रभूम स्थल में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? समसपुर अभ्यारण्य, सांडी अभ्यारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान या फिर नवाबगंज अभ्यारण्य। तो इसमें जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है ये उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिला है लेकिन सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। यह आपका पड़ेगा हरियाणा में। कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है, एक्सप्लेन देखते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है हरियाणा में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल आर्द्रभूमि जो है उसको देख लेते हैं, तो ऊपरी गंगा नदी यानी कि वज्रघाट से नरौरा खिंचाव तक। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो कि आपका पड़ता है उन्नाव में। सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समान या समन पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में। सरसई नवर झील जो कि आपका इटावा के आसपास। इसके बाद सूर सरोवर, कीथम झील, ठीक है, या फिर हैदरपुर आर्द्रभूमि। ये सारे आर्द्रभूमियाँ उत्तर प्रदेश की। हैदरपुर को अभी 2021 में जोड़ा गया है। ठीक है, कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कृषि वानिकी अनुसंधान क्षेत्र जो है केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? झांसी में। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है ये इसकी स्थापना 8 मई 1988 को झांसी में किया गया था। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत कार्य करता है। इसका नाम बदलकर ICAR सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से संस्थान, संगठन और स्थान का नाम दिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय केला केंद्र प्रयागराज, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र लखनऊ, हरिऔध कला केंद्र भवन आजमगढ़, जनजाति एवं लोक संस्कृति संस्थान कानपुर। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट जो हो जाएगा हरिऔध कला केंद्र भवन आजमगढ़, ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। देख लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है ये कहाँ पर है? तो ये आपका पड़ेगा वाराणसी में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र जो है ये अयोध्या में है। हरिऔध कला केंद्र भवन आजमगढ़ में। जनजाति एवं लोक संस्कृति संस्थान ये कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा शारदा नहर। शारदा नहर सबसे लंबी नहर प्रणाली है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली है। इसका निर्माण वर्ष 1920 से वर्ष 1928 के मध्य हुआ। यह चंपावत के बनवासा नामक स्थान पर शारदा, काली अथवा महाकाली नदी से निकलती है। शाखा प्रशाखाओं के सहित इस नहर की कुल लंबाई 12,368 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी निम्न में से कहाँ पर है? तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ये कहाँ पर है? सहारनपुर में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान जो है संस्थान ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। भारत एक्सप्लोसिव बारूद फैक्ट्री ललितपुर में है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन या रेणुकूट सोनभद्र में है। इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड ये कहाँ पर है? बाराबंकी में। आयुध उपस्कर कारखाना ये कहाँ पर है? हजरतपुर कानपुर में। तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो मथुरा में पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बातें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहाँ पर अवस्थित है ये बताना है। तो ये स्थित है आपका बरेली में। कहाँ पर है? बरेली में। ठीक है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर बरेली में है। इसकी स्थापना 1979 में किया गया था।
इस स्थान पर कुक्कुट विज्ञान से संबंधित विविध विषयों पर शोध होता है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो लखनऊ हो जाएगा, आंसर ए पार्ट। ठीक है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ पर है? अमौसी जिसको बोलते हैं, ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे की बात कर लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसको बाबतपुर कहते हैं, ये कहाँ पर है? वाराणसी में। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? फैजाबाद अयोध्या में, निर्माणाधीन है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, कसाया हवाई अड्डा कुशीनगर। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर नगर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले में बताना कि कौन सा सही सुमेलित है? दरबन झील, सुल्तानपुर, अलवारा झील, वाराणसी, बरुआ सागर, महोबा, देवरिया ताल, कन्नौज, इसमें से कौन सा सही बताना ही है? ठीक है, ऑप्शन। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा डी पार्ट, जो देवरिया झील, देवरिया ताल, कन्नौज है, ये सही है। बाकी सारे गलत हैं, क्यों देख लेते हैं। दरबन झील जो है ये अयोध्या में है। अलवारा झील कौशाम्बी में है। विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल है ये। बरुआ सागर झांसी में और देवरिया ताल कन्नौज में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कन्नौज के निकट गंगा नदी से मिलती है? ये बताना है। काली नदी, बूढ़ी गंगा, उपयुक्त दोनों, इनमें से बताना है कौन सी जो है नदी कन्नौज के निकट जो है गंगा में मिलती है। तो इसमें अगर हम देखते हैं इसके आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर की बात करेंगे तो काली नदी जो है वो कन्नौज के निकट गंगा में मिलती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। काली नदी जो है गंगा, रामगंगा नदी दोनों ही कन्नौज के निकट गंगा में मिलती है। बूढ़ी गंगा नदी बंदाई में गंगा नदी के मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भू जल सप्ताह कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में भू जल सप्ताह जो मनाया जाता है वो 16 से 22 जुलाई के मध्य, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। राज्य में भूजल दिवस जो है 10 जून को आयोजित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। जिले का नाम और मुख्यालय दिया गया है, तो चलिए मिलाते हैं। अमेठी जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो गौरीगंज है। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय नवगढ़ है। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है और संभल का पौमासा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 9 सृजित जिलों के सृजन तिथि आधार पर बढ़ते हुए क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें से अगर हम देखें तो 9 सृजित जिलों में अगर जो सबसे पहले जिला कौन निर्मित हुआ, इसके बाद कौन निर्मित हुआ, ये बताना है बढ़ते हुए क्रम में। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, श्रावस्ती, कासगंज, हापुड़, अमेठी। श्रावस्ती जो कि बहराइच से अलग हुआ ये 25 मई 1997 को। कासगंज एटा से अलग हुआ ये 17 अप्रैल 2008 को। ठीक है, हापुड़ गाजियाबाद से अलग हुआ ये 28 सितंबर 2011 को। अमेठी रायबरेली व सुल्तानपुर से अलग होकर 5 जुलाई 2013 को एक नया जिला बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सही सुमेलित है? मंडल और संबद्ध जिलों की संख्या। कानपुर में 5 जिले, अयोध्या मंडल में 4 जिले, चित्रकूट धाम में 3 जिले या फिर आगरा में 4 जिले, इसमें से कौन सा सही है ये बताना। सही की बात करेंगे तो इसमें डी पार्ट सही है। आगरा में 4 जिले ऐसे ही, बाकी गलत है। कानपुर में जो है 6 जिले हैं, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। ठीक है, अयोध्या मंडल में 5 जिले हैं, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी। चित्रकूट धाम मंडल में 4 जिले हैं, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। ठीक है, मेरठ मंडल में 6 जिले आते हैं। अयोध्या तथा मुरादाबाद मंडल में 5 जिले, अलीगढ़, आगरा, बरेली, देवीपाटन और चित्रकूट, प्रयागराज। ठीक है, इसके बाद चित्रकूट धाम, इसके बाद वाराणसी तथा गोरखपुर मंडल में अगर हम देखें तो 4 जिले आते हैं, बस्ती, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर। ठीक है, ये 3 जिले आते हैं झांसी तथा सहारनपुर मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन से जनपद की सीमा 3 तरफ से केवल एक राज्य द्वारा बनाई जाती है? तो वह है ललितपुर। ठीक है, ललितपुर जनपद का उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जिसकी 3 तरफ से सीमा को मध्य प्रदेश ने आच्छादित किया हुआ है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से सीमाबद्ध राज्यों के सीमावर्ती जिलों की अधिकतम संख्या के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में सही विकल्प का चयन करना है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। सबसे पहले राजस्थान आता है, इसके बाद हरियाणा, फिर उत्तराखंड, फिर मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा आता है। राजस्थान से अगर हम देखें तो 2 जिला लगता है, आगरा और मथुरा। सीमावर्ती अगर हरियाणा की बात करें तो 6 जिला लगता है, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों की बात करें तो टोटल 7 जिला है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। मध्य प्रदेश से जो है सीमावर्ती जिलों की बात करें तो टोटल 11 जिले लगते हैं, आगरा, इटावा, जौलौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र।
छत्तीसगढ़ और झारखंड से सीमावर्ती जिला एक है, केवल सोनभद्र। बिहार राज्य से सीमावर्ती जिला 7 है, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक संरचना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आकार लंबवत, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 750 किलोमीटर, कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में इसका स्थान चौथा है। इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। ठीक है, गलत ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें गलत आपका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, उत्तर प्रदेश का आकार जो है लंबवत है। ठीक है, और अगर हम इसके बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की लंबाई तो 650 किलोमीटर है मात्र, और यही बी पार्ट में दिया गया था जो कि गलत दिया गया था। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, भारत का 7.33%। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान चौथा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान आता है। दक्षिण से उत्तर की लंबाई 240 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो टोटल है 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बात हो चुकी है ऊपर। कुल 8 राज्यों में अगर हम देखते हैं तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के परिवर्तित नामों का सही कालानुक्रम कौन सा है? यानी कि सबसे पहले नाम क्या था, उसके बाद में क्या रखा गया, फिर क्या हुआ, इसके बाद में क्या हुआ और सबसे लास्ट में इसमें चल रहा है तो वो क्या है ये बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? आंसर की बात करें तो सी पार्ट हो जाएगा। सबसे पहले उत्तरी पश्चिम प्रांत था, फिर आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत हुआ, फिर संयुक्त प्रांत हुआ, इसके बाद में लास्ट में उत्तर प्रदेश हुआ। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी प्रांत जो है 1836 से था, फिर इसके बाद उत्तरी पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध 1877 से हुआ, फिर आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत 1902 से, फिर संयुक्त प्रांत हुआ 1937 से, इसके बाद 24 जनवरी 1950 से जो है उत्तर प्रदेश वर्तमान तक रखा गया। सुमेलित करना है इसमें से, इधर पार्क और सिटी दिया गया है और इधर जिला दिया गया है कि कौन सा किस जिले में है। ठीक है, तो चलिए इसका मिलान करते हैं। तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? ये कानपुर में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है ये नोएडा में है। टोनिका सिटी जो है ये कहाँ पर है? गाजियाबाद में। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक ये कहाँ पर खोला गया? तो ये लखनऊ में खोला गया। अन्य तथ्यों में अगर हम देखें तो बुद्धा थीम पार्क जो है सारनाथ वाराणसी में है। क्वीन हियो हुआंग होके मेमोरियल धाम पार्क ये कहाँ पर है? अयोध्या धाम में निर्माणाधीन है। वैदिक साइंस सेंटर जो है BHU वाराणसी में निर्माणाधीन है। गीता शोध संस्थान ये कहाँ पर? मथुरा में। नॉलेज पार्क की बात करेंगे तो ग्रेटर नोएडा में। दलित प्रेरणा स्थल की बात करेंगे तो ये राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। शान अवध संकुल ये लखनऊ में। आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क ये सीतापुर में। टॉय सिटी एंड वेब सिटी ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के वर्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? गोरखपुर क्षेत्र में प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा तथा मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। गोरखपुर में 56 दिन वर्षा की संभावित अवधि, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल 32 दिन की है। या फिर उपयुक्त दोनों सही है या फिर उपयुक्त दोनों गलत हैं। क्या होगा आंसर? आंसर की बात करें तो सी पार्ट इसका हो जाएगा, उपयुक्त दोनों सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। गोरखपुर क्षेत्र में प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा तथा मथुरा की सबसे कम होती है। वर्षा की संभावित अवधि गोरखपुर में 56 दिन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 32 दिन की है। प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का लगभग 83% वर्षा जुलाई से सितंबर माह के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र के किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? भाभर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, कंकरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। ठीक है, शिवालिक क्रम की पहाड़ियों से नदियां जब गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तब शुरुआत के कुछ क्षेत्रों में कंकड़ पत्थर मोटे बालू को निक्षेपित करती हैं। जिन क्षेत्रों में कंकड़ पत्थर तथा मोटे बालू निक्षेप पाए जाते हैं उस क्षेत्र को भाभर क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये किया गया 1999 में। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना 1999 में किया गया। इसका उद्देश्य था गौ पालन को बढ़ावा देना। इसके अध्यक्ष राजीव गुप्ता हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कृषि नीति 2013 के अनुसार कृषि क्षेत्र में कितने % वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? इसके आंसर की बात करें तो 5.1% वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 2013 की नई कृषि के नीति मंजूरी के अनुसार अगर हम देखें तो कृषि क्षेत्र में 5.1% की उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना, कृषक की आय में वृद्धि करना, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का विकास एवं संरक्षण आदि नई कृषि नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के बारे में कौन सा सही है? तो वर्ष 1973 में इसकी स्थापना की गई।
इसके द्वारा मुख्यमंत्री खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना चलाई जा रही है। इस योजना में ज्योति सीमा के आधार पर न्यूनतम 30,000 रुपये, अधिकतम 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है या फिर उपयुक्त सभी। क्या सही है? उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के बारे में आंसर की बात करेंगे तो उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, इसमें 1964 में स्थापित किया गया, 1973 में राज्य कृषि परिषद की स्थापना किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना जिलाधिकारी के माध्यम से चलाई गई और इसमें 30,000 रुपये न्यूनतम और 50,000 रुपये अधिकतम सहायता दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करना है, परियोजना है, उद्गम स्थल है, मिलाते हैं। तो देखिए, शारदा नहर की बात करेंगे तो ये बनवासा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा नेपाल की सीमा पर ये जो है निकलता है या फिर इसका जो है होता है। शारदा नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। निचली गंगा नहर जो है नरेला बुलंदशहर से निकलती है। पूर्वी यमुना नहर जो है ये फैजाबाद सहारनपुर से, मध्य गंगानगर बिजनौर जिले से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए निम्न में से किस साधन के सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो उसके आंसर की बात करें तो नलकूपों से सर्वाधिक जो है सिंचाई उत्तर प्रदेश में होता है। आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में नलकूपों का प्रयोग सर्वप्रथम मेरठ 1930 में किया गया था। भूगर्भीय जल के द्वारा नलकूपों की सिंचाई लघु सिंचाई के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया गया है, ये प्रयुक्त किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, हल्दिया से प्रयागराज तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की बाईं ओर नहीं मिलती? टोंस नदी, रामगंगा, गोमती या घाघरा? तो टोंस नदी है वो जो गंगा के जो है बाएं साइड से नहीं मिलता। ठीक है, बल्कि ये दाएं से रामगंगा नदी बाएं साइड से मिलती हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के बाएं तरफ से रामगंगा, गोमती, घाघरा सब नदियाँ मिलती हैं और दाएं तरफ से यमुना, टोंस, चंद्रप्रभा, कर्मनाशा नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध की नहर किस नदी से निकाली गई है? तो टोंस नदी, घाघरा नदी, बेतवा नदी, सोन नदी किस नदी से निकाली गई है? क्या होगा इसके आंसर? तो बेतवा नदी से निकाला गया है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, रानी लक्ष्मी बांध की नहर जो है बेतवा नदी से निकाली गई है। झांसी ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर माता टीला स्थान पर निर्मित माता टीला बांध से गुरसराय मंदर नामक 2 नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? रिहंद्र ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर? सोनभद्र। टांडा ताप विद्युत केंद्र औरैया। औलत विद्युत केंद्र बरेली। और दादरी विद्युत केंद्र जो है कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर। इसमें से अगर गलत ऑप्शन की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा। टांडा ताप विद्युत केंद्र औरैया में न होकर अम्बेडकर नगर में है। ठीक है, बाकी और सारे सही हैं। रिहंद्र ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र और टांडा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर? अम्बेडकर नगर। ठीक है, औला ताप विद्युत केंद्र ये कहाँ पर परियोजना? ये बरेली में है। दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर में। अन्य इकाइयों में देख लेते हैं तो ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर? रायबरेली। और शक्तिनगर सुपर ताप विस्तार योजना है सोनभद्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नरौरा आणविक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो नरौरा जो है ये बुलंदशहर में स्थित है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये स्वदेशी डिजाइन उन्नत दबाव युक्त भारी जल आधारित 220 मेगावाट क्षमता वाले 2 परमाणु संयंत्र यहाँ पे कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिंगरौली क्षेत्र से प्राप्त कोयला का उपयोग सिंगरौली संयंत्र तथा ओबरा ताप विद्युत गृह में किया जाता है। सोनरई क्षेत्र तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। ललितपुर जिले में यूरेनियम से सीमित भंडारों की खोज की गई या फिर उपयुक्त सभी। क्या होगा इसके आंसर? इसके आंसर की बात करेंगे तो उपयुक्त सभी डी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोयला सोनभद्र के गोंडवाना पत्थरों में पाया जाता है। सोनभद्र जिले के सिंगरौली क्षेत्र से प्राप्त कोयले का उपयोग सिंगरौली संयंत्र और ओबरा ताप विद्युत गृह में किया जाता है। ठीक है, जनपद ललितपुर का जो है सोनरई क्षेत्र तांबा उत्पादन के लिए जो है प्रमुख है। तांबा प्रमुखता आग्नेय और परतदार चट्टानों के नसों के रूप में मिलता है। ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडारों की भी खोज की गई है। अगला प्रश्न, प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में संपूर्ण वन क्षेत्र को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये टोटल 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश संपूर्ण वन क्षेत्र को 6 वर्गों में आरक्षित वन, संरक्षित वन, निजी वन, सामुदायिक वन, राजकीय वन और अवर्गीकृत वन में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। वृक्ष है और उनसे प्राप्त उत्पाद। तो देखते हैं, सही सुमेलन की बात करते हैं तो इसमें ताड़ का जो चीड़ का जो वृक्ष है ये राल या का बिरोजा एवं तारपीन तेल बनाने में उपयोग किया जाता है। खैर वृक्ष से जो है कत्था बनाया जाता है। ठीक है, कत्था वही जो पान में लगाया जाता है। ठीक है, सेमल तथा गुरेल वृक्ष से जो है माचिस की तीली और डिब्बी का निर्माण किया जाता है। बबूल की छाल से अगर हम बात करें तो प्राप्त रंग से चमड़े की रंगाई तथा अन्य उपयोग के लिए रंग बनाया जाता है। भोजपत्र वृक्ष से कागज़ बनाया जाता है। बेंत से डंडा कागज़ बनाने में उपयोग किया जाता है। साखू एवं महुए के पत्ते जो है पत्तल तथा दोने बनाने में करते हैं। तेंदू का पत्ता जो है बीड़ियों को बनाने में किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, वन महोत्सव की मूल थीम निम्न में से कौन सा है? क्या होगा इसका आंसर? वन महोत्सव की मूल थीम जो है उसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, वृक्ष का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी और रोटी का जीवन ही अर्थ है। ठीक है, तो आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। ये इसका मूल जो है क्या था, थीम था। केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1952 की नीति के तहत 1952 के प्रदेश में वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। वन महोत्सव की मूल थीम है वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी और रोटी ही जीवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरुआत किया गया? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1979-80 में। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। सामाजिक वानिकी शब्द की बात करें तो सर्वप्रथम प्रयोग 1976 में किया गया था। सामाजिक वानिकी समाज के लिए तथा समाज के द्वारा समाज की भूमि पर वनीकरण है। राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल पर वर्ल्ड बैंक के सहयोग से राज्य में 1979-80 में सामाजिक वानिकी योजना प्रारंभ किया गया। सामाजिक वानिकी के 3 संगठक हैं, कृषि वानिकी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक वानिकी और शहरी वानिकी। सामाजिक वानिकी के अंतर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्पेशल कंपोनेंट संप्लान और अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में ट्राइबल सब प्लान चलाए जा रहे हैं। सामाजिक वानिकी योजना के अंतर्गत शामिल वृक्षों में से यूकेलिप्टिस भौम, जल, मृदा उर्वरता की दृष्टि से अधिक हानिकारक होने के कारण यूकेलिप्टिस को पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाने लगा। ठीक है, यानी कि ये जल बहुत सोखता है नीचे से, तो इसलिए जो है इसको जहाँ लगाते हैं वहाँ पर उर्वरता जो है कम हो जाती है, भूमि अनुर्वर हो जाती है यानी कि बंजर हो जाती है, इसलिए इसको पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जा गया। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना किसके सहयोग से आरंभ किया गया? तो ये सहयोग किया गया था ये विश्व बैंक के द्वारा। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 19 मार्च 1998 में आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सहभागिता के आधार पर माइक्रो प्लान तैयार करके ग्राम इको डेवलपमेंट समितियों के द्वारा क्रियान्वयन जो है आरंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ी बूटी एकत्रित कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला इसमें से शामिल नहीं है? तो वो जिला है प्रयागराज। बाकी इसमें मिर्ज़ापुर, चंदौली, चित्रकूट ये तीनों जिला शामिल हैं। ठीक है, जड़ी बूटी एकत्रीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के ललितपुर, झांसी, महोबा, चित्रकूट और सोनभद्र तथा मिर्ज़ापुर और चंदौली जिलों में पाई जाने वाली प्रमुख जड़ी बूटियों का एकत्रीकरण राज्य वन निगम द्वारा निर्बल वर्ग के लोगों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के द्वारा एक निश्चित पारिश्रमिक पर कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा सही है? खनिज दिया गया, संबंधित जिला दिया गया। ठीक है, पायरोफिलाइट झांसी, पायराइट्स मिर्ज़ापुर, चाइना क्ले बांदा और या फिर उपरोक्त सभी, इसमें से क्या सही है ये बताना है। आंसर की बात करें तो उपरोक्त सभी सही हैं। पायरोफिलाइट की बात करेंगे तो यह झांसी, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर में पाया जाता है। पायराइट जो है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में मिलता है। चाइना क्ले जो है बांदा, सोनभद्र में मिलता है। एंडोलोसाइट की बात करें तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में प्राप्त होता है। टाल की एवं सेल खड़ी की बात करें तो झांसी तथा हमीरपुर से मिलता है। ठीक है, हीरा की बात करेंगे तो बांदा व तथा मिर्ज़ापुर जिला कम मात्रा में उपलब्ध तथा बांदा के समीपवर्ती क्षेत्र कालिंजर में व्यापक भंडार की संभावना है। संगमरमर जो है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जिला में। एस्बेस्टस जो है मिर्ज़ापुर, बड़ा गांव क्षेत्र, झांसी जिले में। ठीक है, और इसके बाद जिप्सम जो है झांसी, हमीरपुर जिला। सोना की बात करेंगे तो शारदा और रामगंगा नदियों के रेत से कुछ मात्रा में और भीखमपुर क्षेत्र, ललितपुर एवं हरदी क्षेत्र, सोनभद्र जिला संभावित है। ठीक है, बॉक्साइट जो है बांदा, चंदौली और ललितपुर जिले से प्राप्त होता है। डोलोमाइट जो है कजराहट क्षेत्र, सोनभद्र, बांदा जिला और चूना पत्थर जो है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जिला से मिलता है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, इधर प्रारंभ वर्ष है और कुछ योजनाएं दी गई हैं, तो देखते हैं। ऑपरेशन ग्रीन योजना की बात करेंगे तो ये 1 जुलाई 2001 को शुरुआत किया गया था। वृक्षारोपण विस्तार योजना की बात करेंगे तो 2007-08 में स्टार्ट किया गया। हरित पट्टी विकास योजना की बात करेंगे तो 2012-13 में। टोटल फॉरेस्ट कवर योजना जो है 2014-15 में। इसके अन्य की बात करते हैं तो वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-08 में शुरुआत किया गया। वीर अब्दुल हमीद वन एवं जीव पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना जो है 2012-13 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरुआत किया गया? तो ये शुरुआत किया गया था 1980-89, ये हो ही गया। ठीक है, इसके बाद अब उसमें देखते हैं यहाँ से। ग्रेटर नोएडा रात्रि वन जीव पार्क निर्माण निम्न में से किस मॉडल पर किया जा रहा है? तो चीन में स्थापित रात्रि वन्य जीव पार्क के मॉडल पर, सिंगापुर में स्थापित रात्रि वन्य जीव मॉडल पार्क के स्थान पर। तो ये दोनों को मॉडल को अपनाया जा रहा है, तो आंसर इसका डीप सी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी पार्क जो है का निर्माण चीन और सिंगापुर के स्थापित रात्रि वन्य जीव पार्क के मॉडल पर किया जा रहा है। इस प्रकार का विश्व का चौथा तथा भारत का पहला यह अभ्यारण्य होगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन्यजीव विहार तथा कुल कितने पक्षी विहार हैं?
तो वर्तमान अगर हम बात करेंगे तो 11 वन्य जीव विहार और 11 पक्षी विहार हैं, तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा सर्वप्रथम 1957 में चंद्र प्रभा वन्य जीव विहार जो कि चंदौली में इसकी स्थापना किया गया था सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार योजना के अंतर्गत शामिल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो ये गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ए पार्ट अगर हम देखते हैं तो इसमें घड़ियाल तथा मगर को संरक्षित करने के उद्देश्य से चंबल घाटी के क्षेत्र को राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार घोषित किया गया और यह योजना केंद्र सरकार के सहयोग से चलाई जा रही है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्य में पड़ने वाले चंबल का क्षेत्र शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहिया ग्रामीण बस सेवा कब शुरुआत किया गया? तो लोहिया ग्रामीण बस सेवा शुरुआत जो है फरवरी 2015 में किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के द्वारा राज्य में ग्रामीण बस क्षेत्रों में सस्ती व सुलभ यात्रा के लिए फरवरी 2015 से लोहिया ग्रामीण बस सेवा की शुरुआत की गई। इस सेवा के अंतर्गत किराया सामान्य बसों से 25% कम रखा गया है। उत्तर प्रदेश रोडवेज की जगह उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन 1 जून 1972 को किया गया, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है। तो महानगरीय बस सेवा का संचालन निम्न में से कहाँ नहीं किया जा रहा है? इसका आंसर अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, गोरखपुर में नहीं किया जा रहा है। ठीक है। महानगरीय बस सेवा उत्तर प्रदेश के 7 बड़े नगरों में हो रहा है। वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद और पर्यटन नगर मथुरा और औद्योगिक नगर गौतम बुद्ध नगर में संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रेडियो टैक्सी सेवा कब शुरू की गई? तो ये शुरुआत किया गया वर्ष 2013 में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ में शुरुआत किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना के दक्षिण पूर्व गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को निम्न में से किस स्थान पर काटती हैं? तो ये झांसी में काटती हैं। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना को दिसंबर 2000 से शुरू किया गया और इस परियोजना में उत्तर दक्षिण गलियारा यानी कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक तथा पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर तक शामिल हैं और इन दोनों गलियारों की सड़कें जो है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक दूसरे को काटती हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई? क्या होगा इसके आंसर? इसके आंसर की बात करेंगे तो 1859 में उत्तर प्रदेश में पहली बार जो है रेलगाड़ी चलाई गई थी। लेकिन अगर भारत में हम बात करेंगे तो प्रथम रेल लाइन वर्ष 1853 में मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर के बीच बिछाई गई थी। कुल रेलपथ नेटवर्क में संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के बीच जो है रेलगाड़ी चलाई गई। भारत के 18 रेल जोनों में से 5 रेल जोन जो है उत्तर रेल, मध्य रेल, पश्चिम रेल, पूर्वोत्तर रेल यानी इसका मुख्यालय जो कि गोरखपुर में है तथा उत्तर और मध्य रेल का मुख्यालय प्रयागराज की लाइनें उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं। उत्तर प्रदेश में विभिन्न जोनों का कुल 8 रेल मंडल हैं, जिनमें सबसे छोटा मंडल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, जो भारत का भी सबसे छोटा रेल मंडल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस का अंतर्गत नहीं किया गया है? तो वो है कानपुर। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से भारतीय रेलवे ने बौद्ध स्थलों की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस का आरंभ किया और यह रेलगाड़ी कौशाम्बी, प्रयागराज, गया, राजगीर, वैशाली, पटना, वाराणसी, गोरखपुर से होते हुए लखनऊ तक की यात्रा कराती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं इसमें। तो रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। ठीक है। देश का तीसरा रेल कोच कारखाना ये कहाँ पर है कारखाना? तो लालगंज रायबरेली में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय कहाँ पर है? तो वाराणसी में है। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन ये कहाँ पर है? तो ये प्रयागराज, इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में रेल कोच रिपेयर कारखाना यह गोरखपुर में है। रेल इंजन निर्माण के लिए जो है मंडुआ डी वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के तहत जो है ओपन है। और उत्तर प्रदेश में रेलवे भर्ती बोर्ड जो है 2 हैं, प्रयागराज और गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो गाजियाबाद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत कितने प्रकार की सड़कें आती हैं? तो इसमें टोटल 4 प्रकार की सड़कें आती हैं। ठीक है। 4 प्रकार की सड़कें कौन कौन सी? तो राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग, अन्य जिला मार्ग और ग्रामीण मार्ग आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। ठीक है। NH7 है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी कन्याकुमारी तक तथा उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 125 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वह है NH2। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट।
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 है। उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 756 किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से कोलकाता तक है। अगला प्रश्न, बौद्धिक स्तर पर जनसंख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा है? तो 5वां स्थान है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। वैश्विक स्तर पर जो है जनसंख्या के संदर्भ में चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया के पश्चात उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर आता है। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश वैश्विक स्तर पर 6वां स्थान रखता था, लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने जनसंख्या के मामले में ब्राज़ील को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर 5वां स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 0 से लेकर 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो वो जिला है प्रयागराज। कौन सा जिला है? प्रयागराज, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 0 से 6 आयु वर्ग वाले सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिलों घटते क्रम इस प्रकार हैं। पहला प्रयागराज, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा सीतापुर, चौथा आजमगढ़, 5वां बरेली का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग वाली जनसंख्या सर्वाधिक परसेंटेज अगर देखा जाए तो अनुपात वाला जिला कौन सा आएगा? तो वो आएगा बहराइच जिला, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग के जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात वाला जिला जो है बहराइच है, 18.77% है, जबकि सबसे कम परसेंटेज वाला जो जिला है वो है कानपुर नगर, 11.13%। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा? तो वो है महोबा। कौन सा जिला है? महोबा, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें 5 बढ़ते क्रम में, तो पहला महोबा, दूसरा हमीरपुर, तीसरा चित्रकूट, बागपत, औरैया। ठीक है। सबसे कम महोबा, उसके बाद हमीरपुर में, उससे ज़्यादा चित्रकूट, फिर बागपत, औरैया में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 का शीर्षक वाक्य निम्न में से कौन सा है? तो जनगणना 2011 का शीर्षक था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसका जो है महापंजीयक और जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे उस समय, और यह गणना भारत की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय जनगणना निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कराई जाती है? तो वह है जनगणना अधिनियम 1948 के तहत, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में साक्षरता दर मापन का आयु वर्ग में निम्न में से कौन सा है? तो वह है 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली जो कुल जनसंख्या होती है उसके ऊपर जितने लोग साक्षरता हैं उस पे मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश के सभी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें 15वां स्थान रहा है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 2001 से 2011 के अनुसार दौरान भारत उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर जो 20.23% है। इस समयावधि में प्रदेश में पुरुष एवं महिला की दशकीय वृद्धि दर क्रमशः 19.31 तथा 21.23% रही है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जो है गौतम बुद्ध नगर है, और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जो है कानपुर नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व कितना है? 809, 819 या फिर 829 या फिर 823। तो औसत जो जनघनत्व की बात करेंगे तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग प्रति किलोमीटर में जो है निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है। 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत रहते हैं, जनघनत्व है। उत्तर प्रदेश में अगर सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनसंख्या जिला की बात करेंगे तो गाजियाबाद है। गाजियाबाद में 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला जो है ललितपुर है, वहाँ पे 242 व्यक्ति प्रति वर्ग प्रति किलोमीटर जो है निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में महिला साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा स्थान है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो 31वां स्थान है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। महिला साक्षरता की दृष्टि से जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.72%, पुरुष साक्षरता दर इसमें से 77.3%, महिला साक्षरता दर 57.2% रही है। ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या साक्षरता दर जो है 67 है, तो 67 में 10 जोड़ दीजिएगा, 77 जो पुरुष का आ जाएगा, और 67 में 10 घटा दीजिएगा, 57 जो कि महिला का हो जाएगा। देश में औसत और पुरुष साक्षरता दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 29वें स्थान पर, महिला साक्षरता दर की दृष्टि से 31वें स्थान पर है। कुल साक्षर दर जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में 3रा स्थान है। ठीक है। जनसंख्या अब इसमें से मिलान करना है। जनगणना 2011 के अनुसार कुछ चीज़ें और जिला वाइज दिया गया है, तो देखते हैं, मिलान करते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पुरुष वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। इसके बाद सर्वाधिक साक्षरता दर वाला सर्वाधिक जिला कौन सा है? तो कानपुर नगर। साक्षरता दर वाला प्रदेश का न्यूनतम एवं पुरुष महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती है। प्रदेश में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर के बीच सर्वाधिक अंतर वाला जिला कौन सा है? तो महाराजगंज है। प्रदेश में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर के बीच सबसे कम अंतर वाला जिला कानपुर नगर है।
प्रदेश का सर्वाधिक औसत साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। प्रदेश का न्यूनतम औसत साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। प्रदेश की केवल ग्रामीण क्षेत्र की औसत साक्षरता दर है 65.46% और नगरीय क्षेत्र की औसत साक्षरता दर है 75.14%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा एक सही नहीं है? उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912। वयस्क एवं शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान 26वां। उत्तर प्रदेश का शीर्ष लिंगानुपात वाला जिला आजमगढ़। उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 902। क्या गलत है इसमें से? तो इसमें से सी पार्ट गलत है, ठीक है। शीर्ष लिंगानुपात वाला जिला जो आजमगढ़ दिया है ये गलत है। शीर्ष लिंगानुपात वाला जिला जो है वो जौनपुर है, 1024 लिंगानुपात है जौनपुर का, ठीक है। बाकी इसमें उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 12वां, शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से 26वां स्थान है। अन्य तथ्यों में अगर देखें तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर है जहाँ पर 950 है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला बागपत है जहाँ पर 841 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 72.13% है। प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या 12 है। या फिर कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। या फिर राज्य की कुल जनसंख्या की नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत से देश में उत्तर प्रदेश का 28वां स्थान। इसमें से कौन सा जो है मैं बताना सही है? तो सही की अगर बात करेंगे तो बी पार्ट सही है। 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिले की संख्या कितनी है? 12 है। बाकी सारे गलत हैं। क्यों गलत है? एक्सप्लेन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज 77.73% है। प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की संख्या टोटल 12 है। कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान रखता है। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में 30वां स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, इसमें भी मिलाते हैं। चलिए देखते हैं। जनगणना 2011 के संदर्भ में अगर देखें तो प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद, सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जात जिला सीतापुर, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या के सर्वाधिक परसेंटेज वाला जिला जो है कौशाम्बी है। प्रदेश में सबसे कम SC जनसंख्या वाला जिला बागपत है। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है महोबा जिला। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला परसेंटेज की बात करेंगे तो गाजियाबाद। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत जिला कौन सा है? श्रावस्ती। देश में सर्वाधिक SC जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। SC जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर अगर देखेंगे तो चौथा स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का परसेंट देखें तो 20.69% आता है। इसके बाद SC जनसंख्या के सबसे कम परसेंटेज वाला जिला जो है बागपत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है सोनभद्र। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट, ठीक है। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST की बात कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है वो 11,34,273 जो कि 0.57% है अगर परसेंट में देखा जाए। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बागपत है। अगला क्वेश्चन, धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में कौन सा क्रम सही है? तो अगर हम देखें इसमें तो सिख, इसके बाद ईसाई, फिर जैन, फिर बौद्ध आते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा सिख हैं, इसके बाद ईसाई हैं, फिर जैन है, फिर बौद्ध है। इन चारों में तो आपका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 के सूची 2 से मिलान करना है, मिलाते हैं। तो भातखंडे संगीत संस्थान जो कि लखनऊ में, इसकी स्थापना 15 जुलाई 1926 को हुई थी। राज्य ललित कला अकादमी ये भी लखनऊ में 8 फरवरी 1962 को स्थापना किया गया था। भारतेंद्र नाट्य अकादमी लखनऊ में है, ये भी अगस्त 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में है, ये 13 नवंबर 1963 को इसकी स्थापना किया गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना 1957 में हुआ। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में 18 अगस्त 1986 को किया गया इसकी स्थापना। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में 88-89 में किया गया। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में 1990 में इसका जो है स्थापना किया गया। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ में 1996 में इसका जो है स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? क्या होगा इसके आंसर? सारनाथ का सिंह स्तंभ गुप्तकालीन कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। मंदिर निर्माण कला तथा विकास का कुषाण काल में हुआ। तो इसमें अगर देखें तो इसमें दोनों गलत है, तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर सी पार्ट, उपयुक्त दोनों, ठीक है। सारनाथ का सिंह स्तंभ जो है मौर्यकालीन कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। मंदिर निर्माण कला का विकास गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल के मंदिरों में देवगढ़ झांसी का पत्थर निर्मित मंदिर, भीतरी गाजीपुर का मंदिर, भीतर गांव कानपुर के ईंट निर्मित मंदिर प्रमुख हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आयोजन और स्थान, कजरी महोत्सव, सरधाना महोत्सव, ये सब कहाँ होता है, किस जिले में, उससे मिलान करना है। देखते हैं। कजरी महोत्सव की बात करेंगे तो ये मिर्ज़ापुर में आयोजन होता है। सरधाना महोत्सव ये मेरठ के सरधाना में होता है। 16 कुल महोत्सव जो है आगरा में होता है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। और कंपिल महोत्सव फर्रुखाबाद में होता है। कंपिल महोत्सव जो होता है वो फर्रुखाबाद में होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगर अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले मेलों की संख्या की दृष्टि से जिलों का अवरोही क्रम निम्न में से कौन सा है। कानपुर, मथुरा, झांसी, हमीरपुर। इसमें से बताना है कि कौन सा अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में कौन सा सही है। तो सबसे ज़्यादा मथुरा में, इसके बाद कानपुर, हमीरपुर, सबसे लास्ट में झांसी आता है। नंबर आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले मेलों की संख्या की दृष्टि से जिलों का अवरोही क्रम की बात करें तो मथुरा में सर्वाधिक मेला आयोजित होता है, 86 मेला टोटल होता है। कानपुर में 80 मेला होता है आयोजित। हमीरपुर में 79 मेला। झांसी में 78 मेले आयोजित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है। झूला नृत्य अवध क्षेत्र, नरसिंह नृत्य ब्रज क्षेत्र, मौनिया नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र, जोगनी नृत्य ब्रज क्षेत्र। इसमें से अगर हम बात करें गलत कौन सा है तो इसमें से हम बात करें सही कौन सा है तो वो है नरसिंह नृत्य ब्रज क्षेत्र, ये सही है। बाकी तीनों गलत है। क्यों गलत है एक्सप्लेन देखते हैं। झूला नृत्य जो है ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, नरसिंह नृत्य भी ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। मौनिया नृत्य यानी कि पाई डंडा नृत्य जिसको कहते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। जोगनी नृत्य जो है ये अवध क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद अन्य नृत्य की बात करेंगे तो सैला या सहरा नृत्य, कर्मा नृत्य, चोलर नृत्य, ये तीनों सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिला से संबंधित है। ठडिया नृत्य, ढरकाहरी नृत्य, ये दोनों जो है सोनभद्र से संबंधित है। फरवाही नृत्य और टेढ़िया नृत्य ये दोनों जो है अवध क्षेत्र से संबंधित है। विदेशिया नृत्य, नटुआ नृत्य, नकटौरा नृत्य ये पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। पूर्वांचल क्षेत्र में जो है नटवरी नृत्य, गौड़ नृत्य, कहारुआ नृत्य, कटघोड़वा नृत्य, धोबिया नृत्य, आर्त नृत्य भी पूर्वांचल क्षेत्र से ही आते हैं। इसके बाद ख्याल नृत्य, घोड़ा नृत्य, देवी नृत्य, राई कानरा नृत्य और बरेदी या दीवारी नृत्य ये सारे बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, इसके बाद चरकुला नृत्य, घड़ा नृत्य, मयूर नृत्य, रास नृत्य, कीर्तन नृत्य ये सारे किससे आते हैं, ब्रज क्षेत्र से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्थान द्वारा शास्त्रीय नृत्य कथक स्नातक की डिग्री नहीं दी जाती। आगरा विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, भातखंडे संगीत संस्थान। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शास्त्रीय नृत्य कथक में स्नातक की डिग्री नहीं दी जाती। ठीक है, बाकी इनके तीनों में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कलाकार कथक नृत्य से संबंधित है। तारा देवी, सितारा देवी, मोहन रूप भाटिया या गोपी कृष्ण चौबे। इसमें से कौन सा कलाकार है जो कथक नृत्य से संबंधित है, वो है मोहन स्वरूप भाटिया। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं एक्सप्लेन। तो ठाकुर प्रसाद को कथक नृत्य का उन्नायक माना जाता है और बिंदा दीन ने कथक नृत्य में ठुमरी गायन का प्रवेश कराया। कथक नृत्य में के कलाकारों में लीला सोखे, मेनका जिनको कहा जाता था, तारा देवी, सितारा देवी, अलकनंदा, शंभू महाराज, दुर्गा महाराज, सुखदेव प्रसाद, गोपी कृष्ण चौबे, बिरजू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज आदि ये मुख्य हैं। ठीक है, बल्कि इसमें मोहन स्वरूप जो भाटिया दिए हुए थे ये नृत्य कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकगीत जो कजरी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा गलत है ये बताना। यह वर्षा ऋतु का लोकगीत है। मिर्ज़ापुर में भाद्र कृष्ण तृतीया को विंध्यवासिनी देवी की जन्म महोत्सव कजरी पर्व के रूप में मनाया जाता है। उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से अगर हम गलत की कथन की बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं, यानी कि दोनों सही हैं। ठीक है, लोकगीत जो है कजरी की उत्पत्ति मिर्ज़ापुर से मानी जाती है। यह वर्षा ऋतु का लोकगीत है और मिर्ज़ापुर में भाद्र कृष्ण तृतीया को विंध्यवासिनी देवी का जन्मोत्सव कजरी पर्व के रूप में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने सत्यम शिवम सुंदरन का जो है प्रसिद्ध चित्र चित्रित किया है। तो यह किया गया शिवनंदन नौटियाल के द्वारा। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है इनमें से। तो अगर हम सही की बात करें तो भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्रीय संगीत का बाइबल कहा जाता है। आंसर ए पार्ट ही सही हो जाएगा। बनारस घराने के अमरनाथ पशुपतनाथ मिश्र को संगीत शास्त्र का पितामह कहा था, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। बनारस घराने के ठाकुर जयदेव सिंह को संगीत शास्त्र का पितामह कहा जाता है। बनारस घराना ठुमरी अंग गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक सही है। इसमें से सही की बात करेंगे तो नवाब वाजिद अली शाह रहस्य नृत्य का विशाल आयोजन किया करते थे और कृष्ण की भूमिका स्वयं निभाते थे।
सुल्तान हुसैन सर्की ने कव्वाली की धुन पर बड़ा ख्याल का प्रवर्तन किया। ये दोनों सही हैं, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है, कलाकार दिया है, संबंधित घराना दिया है। देखते हैं, ध्रुव तारा जोशी जो हैं ये इटावा घराना या गौरीपुर घराना से संबंधित हैं। लता मंगेशकर जो है भिंडी बाजार घराना से संबंधित हैं। भीमसेन जोशी जो है ये किराना घराना से संबंधित है। किशन महाराज ये बनारस घराना से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया? तो 1998 में उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पर्यटन विकास निगम की स्थापना किया गया था 1974 में, और 1998 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। 2001 में पर्यटन पुलिस का भी गठन किया गया। आगरा, लखनऊ, वाराणसी में तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आगरा, लखनऊ, वाराणसी शहरों में ही आते हैं। अगला क्वेश्चन, अयोध्या निम्न में से किस जैन तीर्थंकर की जन्मभूमि रही है? तो इसमें आंसर हो जाएगा अजीतनाथ, अभिनंदन नाथ, दोनों की रही है, तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। अयोध्या नगर का प्राचीन नगर था अयाज्यसा। ठीक है, और यह भगवान राम की जो है जन्मभूमि के साथ साथ जैन धर्म के तीर्थंकरों आदिनाथ, ऋषभदेव, अजीतनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमितनाथ, अनंतनाथ का भी जन्म स्थली रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे सिराज हिंद कहा जाता था? सिराज हिंद कहा जाता था जौनपुर को। किसको कहते थे? जौनपुर को। साहित्य, संगीत, कला, स्थापत्य कला के लिए जौनपुर के सरकी सुल्तानों के अविस्मरणीय योगदान के कारण जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता था। जौनपुर की स्थापना सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने वर्ष 1358 में मोहम्मद तुगलक यानी कि जौना खां के सम्मान में किया था। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, वर्तमान नाम और प्राचीन नाम में। देखते हैं, बरसाना जो है इसका प्राचीन नाम था ब्रह्मसारणी। अयोध्या का प्राचीन नाम था अयाज्यसा। बिठूर का प्राचीन नाम था ब्रह्मवर्त तीर्थ, और सारनाथ का प्राचीन नाम था ऋषिपत्तन। ठीक है, निम्न में से कहाँ स्थित तीर्थंकर को पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहा जाता है? तो नैमिसारण को कहा जाता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। सीतापुर शहर से लगभग 21 किलोमीटर दूर स्थित नैमिसारण को 88,000 ऋषियों की तपोभूमि और 30,000 तीर्थों को स्थान कहा जाता है। नैमिसारण तीर्थ चक्र तीर्थ यानी कि गोलाकार जल कुंड को पृथ्वी का सर्वोपर तीर्थ कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? बीरबल का जन्म कालपी में हुआ। ठीक है, विष्णु का अवतार दशावतार मंदिर ईंट स्थापित का सुंदर प्रतीक है। पाटेश्वरी देवी मंदिर प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना महाराज विक्रमादित्य ने किया। श्रृंगी रामपुर जैन धर्म के जो है 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ, महासती द्रौपदी और गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली। तो इसमें से कौन गलत है? तो यही डी पार्ट गलत है। ठीक है, बीरबल का जन्मस्थली जन्म कालपी जालौन में हुआ था। देवगढ़ जो कि ललितपुर जिला में हिंदुओं एवं जैनों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। विष्णु का दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। ईंट स्थापना सुंदर प्रतीक है। देवी पाटन बलरामपुर जिला स्थित पाटेश्वरी देवी के प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना महाराज विक्रमादित्य ने किया था। काम्पिल फर्रुखाबाद जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ, महासती द्रौपदी एवं द्रोणाचार्य की जो है जन्मस्थली है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही युग्म सुमेलित है? तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे सही युग्म है टोडरमल सीतापुर। ठीक है, बाकी तीनों गलत हैं। देखते हैं, चिश्ती सूफी संत निजामुद्दौलिया का जन्मस्थान बदायूं, अमीर खुसरो का जन्मस्थान पटियाली कासगंज, अबुल फजल का जन्मस्थान आगरा, टोडरमल का जन्मस्थान लहरपुर गांव सीतापुर। अन्य तथ्यों में देखें तो शेख फैजी का जन्मस्थान आगरा, सर सैयद अहमद खां का दिल्ली और बीरबल का कालपी गांव जालौन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिलान करना, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो ब्राह्मण पत्रिका जो है वो प्रताप नारायण मिश्रा द्वारा संपादित है, ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। इसके सही रूप से देखते हैं तो ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्रा, तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन गुलाब शंकर के द्वारा, और इसके बाद बनारस अखबार का पत्रिका का संपादन गोविंद रघुनाथ धनते, प्रताप का गणेश शंकर विद्यार्थी, सुधाकर का तारा मोहन मिश्र, सर्वहित कारक पत्रिका का शिवनारायण, हंस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद, आज पत्रिका का संपादन श्री प्रकाश जमदादा थे शिव प्रसाद गुप्त, इंदू पत्रिका का संपादन अंबिका प्रसाद गुप्त, सरस्वती का महावीर प्रसाद द्विवेदी, बुद्धि प्रकाश का मुंशी सदाशिव लाल और कर्मयोगी का सुंदरलाल। उर्दू पत्रिकाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर प्रदेश से उर्दू का पहला अखबार 1846 में सरदल अखबार के नाम से लखनऊ में प्रकाशन आरंभ किया गया।
आगरा से उर्दू का पहला अखबार लालजी द्वारा जो है लखनऊ अखबार का प्रकाशन किया गया। खलीक हसन निजामी ने 1931 में मेरठ से तौहीद का प्रकाशन किया। या फिर जवाहरलाल नेहरू मोहम्मद अशफाक उल्ला हुसैन के प्रयासों से उर्दू दैनिक कौमी आवाज़ निकाला गया। इसमें से सही ऑप्शन की बात करेंगे तो सी पार्ट सही है। ठीक है, उर्दू का पहला अखबार जो है आगरा कॉलेज प्रोफेसर सीफेंक ने 1946 में सरदल अखबार नाम से आगरा में ही प्रकाशित करवाया था। लखनऊ से उर्दू का पहला अखबार लालजी द्वारा लखनऊ अखबार का प्रकाशन किया गया। सूफीवादी अध्यात्म पर ख्याति प्राप्त करने वाले खलीक हसन निजामी ने वर्ष 1931 में मेरठ से तौहीद का प्रकाशन किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई के प्रयासों से 1945 में लखनऊ के उर्दू सैनिक कौमी आवाज़ निकाला गया था। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो यह प्रयागराज में स्थित है। आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 17 ये दिया गया, इसको मिलान करते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये इसका उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक विद्यालयों को पढ़ाई और लिखाई एवं खेल कूद संबंधित सामग्री प्रदान करना मेन उद्देश्य है। कल्प शिक्षा योजना का है विद्यालयों को समाज से जोड़कर आध्यात्मिक माहौल तैयार करना। पढ़े भारत बढ़े भारत बच्चों में जो है विज्ञान तथा गणित के कौशल विकास हेतु चलाया गया है। विद्यावाहिनी प्रोजेक्ट का उद्देश्य छात्र छात्राओं को कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों का शिक्षण कार्य प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? तो ये प्राथमिक से माध्यमिक तक शैक्षिक शोध, सेवा पूर्व सेवारत शिक्षकों को अकादमिक निर्देशन, प्रशिक्षण और प्रकाशन है। तो दोनों इसका उद्देश्य है। तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, 1981 में इसकी स्थापना किया गया था। उत्तर प्रदेश विस्तृत क्षेत्र में निम्न में से कितने शिक्षा मंडलों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है टोटल 17 शिक्षा मंडलों में। आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गलत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये भी गलत है। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ये भी गलत है। सैम हिगनबाटम कृषि प्रौद्योगिकी विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयागराज ये सही है। डी पार्ट आपका सही है, बाकी तीनों गलत हैं। क्यों गलत है देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद एवं कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद। सैम हिगनबाटन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर? प्रयागराज में। ठीक है, कृषि में स्नातक डिग्री देने वाला एशिया का प्रथम संस्थान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राजभाषा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 1989 में उर्दू को द्वितीय भाषा राजभाषा घोषित किया गया है। तो यही सही है। ठीक है, बी पार्ट। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और 26 जनवरी 1968 को उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कूट इसमें से मिलान करना है। देखते हैं। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला ये कहाँ पर है? तो ये गोरखपुर में है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये रामपुर में है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में। जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पर? प्रयागराज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 2003 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया था? तो टोटल 10 जनजातियों को सूचीबद्ध किया था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये 2003 में किया गया था। 2003 में केंद्र सरकार ने 10 अन्य जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी की सूचीबद्ध किया था। उत्तर प्रदेश में 2003 से पहले केवल थारू और बुक्सा को ही अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसी जनजाति द्वारा दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं? तो यह है थारू जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, थारू के एक उपजात है उल्टावा प्रजाति, ये भी याद रखना आपको। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति द्वारा दीपावली पर्व को शोक रूप के मनाया जाता है। इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट प्रदान करते हैं जिसे रोटी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू है। थारू जनजाति में विधवा विवाह की प्रथा पाई जाती है तथा भोज दिया जाता है जिसको लठभरवा भोज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो ये 1955 में किया गया था। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1995 में इसे अलग उत्तर प्रदेश अनुसूचित जात जनजात कल्याण विभाग की स्थापना की गई। अनुसूचित जात जनजाति के मामलों का तेजी से निस्तारण करने के लिए 40 जिलों में विशेष अदालतों का भी गठन किया गया। 15 जनवरी 1987 को लखनऊ में SC/ST संबंधी में शोध एवं प्रशिक्षण के लिए SC/ST शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की भी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिटरी मार्ट योजना का प्रारंभ निम्न में से किस वर्ष हुआ? तो ये वर्ष 2001-2002 में हुआ। अनुसूचित जात
वित्त एवं विकास निगम की स्थापना 1975 ने। सिर पर मैला ढोलने पर रोक के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2001-2002 में सैनिटरी मार्ट योजना का आरंभ किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना कब किया गया? तो ये वर्ष 1995 में किया गया था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 अगस्त 1995 को पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग स्थापना किया गया। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना मार्च 1993 किया गया था। ठीक है, निम्न में से किस जनपद में राजकीय शिक्षण गृह स्थित है? तो ये स्थित है आगरा और वाराणसी दोनों में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आगरा और वाराणसी दोनों, यानी कि सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के तहत वाराणसी और आगरा जनपद में एक एक राजकीय संरक्षण गृह की स्थापना 1960-61 में किया गया। इन संरक्षण गृहों में वेश्यालयों तथा चकला गृहों आदि से मुक्त कराई गई महिलाओं तथा बालिकाओं को संरक्षण तथा आश्रय प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थापना के वर्ष के आधार पर निम्न में से सही कॉलम चयन करना है। ठीक है, इसमें बताना कि कौन सबसे पहले स्थापना हुआ, इसके बाद में कौन हुआ, इसके बाद में कौन हुआ। तो देखिए, इसके सही आंसर की बात करेंगे तो ये पार्ट सही हो जाएगा। सबसे पहले बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय, इसके बाद महिला बाल विकास विभाग, इसके बाद परिवार कल्याण महानिदेशालय, इसके बाद राज्य महिला आयोग की स्थापना किया गया। ठीक है, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय जो है 1988 में, महिला बाल विकास विभाग की स्थापना 1989 में, बाल कल्याण परिवार महानिदेशालय 1995 में, राज्य महिला आयोग का गठन 2002 और कानूनी आधार पर 2004 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांग व्यक्ति वह जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी निश्चितता के कम से कम कितने % से ग्रसित है? 30%, 40%, 50% या 60%? क्या होगा इसका आंसर? इसके आंसर की अगर हम बात करते हैं तो बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 40%। विकलांग जन समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्व भागीदारी अधिनियम 1995 के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति वो है जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी निःशक्तता के माध्यम कम से कम 40% से ग्रस्त हो। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या के 2.08% लोग दिव्यांग हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दिव्यांगों वाला जनपद कानपुर है तथा इसके बाद प्रयागराज का नाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश कितने जिलों को अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपद घोषित किया गया है? तो ये टोटल 21 जिलों को घोषित किया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है सर्वाधिक 50.57% अल्पसंख्यक रामपुर जनपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है, देखते हैं। बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976 में आया, बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 में, मातृका हित लाभ अधिनियम 1961 में, कारखाना अधिनियम 1948 में आया। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में श्रम मंत्रालय भारत सरकार और किसको सहयोग से इंडस परियोजना का परिचालन किया जा रहा है? चीन के सहयोग से, जापान के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से, या फिर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से? क्या होगा इसके आंसर? इसका आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा डी पार्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से किया जा रहा है इंडस योजना का प्रारंभ। ठीक है, इंडस योजना चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बाल श्रम उन्मूलन पुनर्वास के अंतर्गत श्रम मंत्रालय भारत सरकार एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से इंडस परियोजना का संचालन किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत कानपुर नगर, प्रयागराज, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़ जैसे 5 परंपरागत उद्योग बाहुल्य जिलों में शामिल किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत बच्चे वयस्कों का चयन करते हुए पुनर्वास की कार्यवाही की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है, उद्देश्य है और इसके बाद कुछ योजना परियोजना है? तो देखिए, राज्य ग्राम विकास संस्थान जो है ग्राम विकास संबंधित अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्शी हेतु कार्यों हेतु जो शुरुआत किया गया। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद ग्रामीण आवासीय मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना गाँव में 18 से 50 वर्ष युवकों विशेषकर SC, ST, OBC, महिला और दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक तथा अल्पसंख्यक युवकों को रोजगार के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना। पंचायत मित्र योजना जो है ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक एवं लेखा संबंधी कार्यों हेतु जो इसका शुरुआत किया गया है। ठीक है, आसरा योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आसरा योजना की अगर हम बात करेंगे तो शहरी क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बहुल मलिन बस्तियों में कम लागत की रिहायशी मकान उपलब्ध कराने से संबंधित है। इसकी शुरुआत हुई थी 20 अप्रैल 2013 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश किस जनपद में सैटेलाइट टाउन का विकास किया जा रहा है? तो ये हापुड़ जनपद में किया जा रहा है, हापुड़ जिला में। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सैटेलाइट टाउन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिला के पिलकुआ नगर के सैटेलाइट टाउन के रूप में विकास किया जा रहा है। इस योजना के तहत 7 मेगा शहरों के आसपास शहरों को सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत वन स्थिति रिपोर्ट किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 1987 में पहला सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था। 2021 में भारत की वन स्थिति रिपोर्ट का 17वां संस्करण प्रकाशित हुआ है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से उच्चतम वन क्षेत्र अथवा आच्छादन वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कौन सा सही है इसमें से? तो शब्द वन क्षेत्र सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है। वन आवरण शब्द किसी भी भूमि के पेड़ों की उपस्थिति को दर्शाता है। उपयुक्त दोनों। इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त दोनों, सी पार्ट। ठीक है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग प्रतिशत के रूप में उच्चतम वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मिजोरम। कौन सा राज्य है? मिजोरम। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। मिजोरम के बाद अगर हम देखेंगे परसेंटेज में तो अरुणाचल प्रदेश का नंबर आएगा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड का नंबर आता है। ठीक है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंग्रोव क्षेत्रफल की कितनी वृद्धि हुई? तो मैंग्रोव में अगर हम देखते हैं तो इसमें जो है टोटल 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है मैंग्रोव वन क्षेत्रफल में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद इस प्रकार भारत का कुल मैंग्रोव वन की बात करेंगे तो 4992 वर्ग किलोमीटर हो गया है। ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र पर कितना परसेंट वन और वृक्ष आवरण आच्छादित है? तो यह है टोटल 21.71%। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में 1540 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त कवर के साथ देश में वन और वृक्षों के आवरण में वृद्धि जारी है। भारत का वन क्षेत्र अब 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कि यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71%, जो कि 2019 में 21.67% से अधिक है। ठीक है। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना या फिर कर्नाटक। इसका क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है। सॉरी, तेलंगाना। 2021 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाला राज्य कौन सा है? तेलंगाना, 3.07%। इसके बाद क्रमशः आंध्र प्रदेश का 2.2% और उड़ीसा 1.074% वनावरण में वृद्धि किया हुआ है। ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसमें वनों की तीनों श्रेणियों का सर्वेक्षण किया गया है। स्क्रबस का सर्वेक्षण किया गया है, लेकिन उन्हें वनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया। तो ऊपर दोनों सही हैं। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। ISFR का उपयोग वन प्रबंधन के साथ साथ वानिकी और कृषि वानिकी के क्षेत्रों में नीतियों के संयोजन एवं निर्माण में किया जाता है। वनों की 3 श्रेणियों का सर्वेक्षण किया गया है, जिनमें अत्यधिक सघन वन 70% से अधिक चंदवा घनत्व, मध्यम सघन 40 से 70% घनत्व, खुले वन 10 से 40% शामिल है। स्क्रब्स चंदवा घनत्व 10% से कम का भी सर्वेक्षण किया गया, लेकिन उन्हें वनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया। ठीक है। इंदिरा आवास योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह योजना 1985-86 में आरंभ की गई। सही है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति बंधुआ मजदूरों के निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना था। ये भी सही है। 2005-06 में यह भारत निर्माण योजना के 6 घटकों में से एक घटक बन गया। ये भी सही है। तो उपयुक्त सही डी पार्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। इसमें देख लीजिएगा 75:25 का अनुपात रहता है भारत सरकार और केंद्र राज्य सरकारों के बीच में। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उत्तर प्रदेश के किस वर्ष आरंभ किया गया? तो यह आरंभ किया गया 2000 में। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 से प्रारंभ किया गया। योजना पूर्णतः केंद्र पोषित योजना है। PMJSY का उत्तर प्रदेश में दिसंबर 2000 में क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि वित्तीय वर्ष 2021-22 के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के कितनी राशि का आवंटन किया गया? तो इसमें राशि जो आवंटन किया गया कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 1200 करोड़ रुपए का। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का प्रारंभ किया गया और इस योजना को 1 अप्रैल 2019 से लागू किया गया। इसका संचालन महिला कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का लाभ किसी परिवार की अधिकतम 2 बच्चियों को दिए जाने का प्रावधान है। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है, दूसरे प्रसव से जुड़वा बालिकाएं हैं, तो इसी स्थिति में तीनों बालिकाओं को प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की पारिवारिक अधिकतम वार्षिक आय 3 लाख रुपये निर्धारित है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए का राशि का आवंटन राज्य बजट में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित केंद्र का चयन किसकी संस्तुति पर किए जाने का प्रावधान किया गया? तो ये संबंधित जिलाधिकारी और संबंधित विधायक के अंतर्गत होता है। तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। फिर तो दोनों। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के क्रियान्वयन के लिए 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया गया। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण धार्मिक, आध्यात्मिक, प्राचीनतम प्राकृतिक, सांस्कृतिक स्थलों के सतत विकास एवं संवर्धन के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल को विकसित किया जाएगा। पर्यटन केंद्र का चयन संबंधित विधायक एवं जिलाधिकारी की संस्तुति के आधार पर किया जाएगा। 2021-22 में इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। शिशु प्रगति सूचकांक 2019 किस राज्य के लिए किए गए पायलट अध्ययन का एक हिस्सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश का। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा 17 अक्टूबर 2019 को शिशु प्रगति 2019 सूचकांक जारी किया गया और इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश के 71 जिलों को शामिल किया गया है। यह सूचकांक उत्तर प्रदेश राज्य के लिए किए गए पायलट अध्ययन का एक हिस्सा है, जिसे भविष्य में जिलों के स्तर पर संपूर्ण देश में विस्तारित किया जाएगा। शिशु प्रगति सूचकांक की गणना के 3 आयाम हैं। इसमें मानव की आधारभूत आवश्यकता, फाउंडेशन ऑफ वेलबींग तथा अवसर के स्कोर के औसत रूप में किया जाता है। राज्य का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। सबसे खराब जिला जो है बलरामपुर का रहा। अगला प्रश्न कानपुर मेट्रो रेल योजना के अंतर्गत कितने कॉरिडोर निर्मित किए जाएंगे? तो 2 कॉरिडोर इसमें निर्मित किए जाएंगे। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर 2019 को कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत 2 कॉरिडोर IIT कानपुर से नौबस्ता लंबाई 13.78 किलोमीटर और कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा तक 8.6 किलोमीटर निर्मित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन से बीमारियों के टीकाकरण को शामिल किया गया है? तो इसमें ब्रुसिलोसिस और खुरपका मुहपका रोग, तो दोनों को शामिल किया गया। आंसर बी पार्ट हो जाए, सी पार्ट हो जाए दोनों। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का आरंभ 11 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? अगले 5 वर्षों में मवेशियों की सेहत में सुधार कर किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। इसके अंतर्गत ब्रुसलोसिस और खुरपका मुहपका रोग जैसी बीमारियों का टीकाकरण करना है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को प्रावधान की जाने वाली राशि में क्रमशः केंद्र और राज्य सरकार का कितना अंश शामिल है? तो केंद्र सरकार की बात करें तो 200 रुपये और राज्य सरकार इसमें 300 रुपये प्रदान करती है। टोटल 500 रुपये देती है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली राशि 400 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये करने का निर्णय किया गया है। और ये जो है लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली इसमें 500 रुपये की राशि में 200 रुपये केंद्र के द्वारा और 300 रुपये राज्य के द्वारा इसमें शामिल है। 80 वर्ष एवं इससे अधिक वाले लाभार्थी वृद्धजनों को 500 रुपये की धनराशि 100% केंद्र के द्वारा पेंशन के रूप में प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना एवं युवा उद्यमिता विकास अभियान के बारे में कौन सा गलत है ये बताना है। इसमें अगर हम गलत आंसर की बात करेंगे तो देखते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। प्रदेश के युवाओं को उद्योग एवं MSME इकाइयों के ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रदान कराते हुए निश्चित अवधि के रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 के मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करने जा रहा है। सही है। प्रदेश के प्रशिक्षित युवाओं को युवा उद्यमिता विकास अभियान के दौरान रोजगार से स्वावलंबन की ओर बढ़ाने की अभिनव पहल की जा रही है। ये भी सही है। अप्रेंटिस करने वाले युवाओं को प्रतिमाह 5,000 रुपये प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया जाए, ये गलत है। तो आपको यही आंसर बताना था। प्रत्येक जिले में युवा हब स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित है, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट गलत है। ठीक है, इसमें जितना दिया जा रहा है तो देख लेते हैं। अप्रेंटिस में युवाओं को जो है 2500 रुपये ना कि 5,000 रुपये प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा, तो इसलिए जो है और प्रत्येक जिले में युवा हब भी स्थापित किए जाएंगे। और इसमें अगर हम देखें तो युवाओं के लिए विभिन्न स्वतः रोजगार योजनाओं के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपये धनराशि उपलब्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरी बालिका योजना के अंतर्गत लक्षित किशोरियों के समूह का क्या नाम प्रदान किया गया है? तो वीरांगना दल इसका नाम रखा गया। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। किशोरी बालिका योजना में 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को शामिल किया जाता है और इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में जिन किशोरियों को लक्षित किया गया उनका एक ऐसा समूह बनेगा, उसे वीरांगना दल कहा जाएगा। ठीक है, प्रत्येक बालिका का हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक महीने के 8 तारीख को किशोरी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है और इस योजना के अंतर्गत किशोरियों के पोषण आहार के लिए महीने में 25 दिन अरहर दाल, बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का, घी जैसी चीज़ें उपलब्ध कराया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है HDFC बैंक के द्वारा उत्तर प्रदेश में परिवर्तन योजना के अंतर्गत कितने ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की जा रही है की गई। तो इसमें टोटल 6 ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना की गई। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। HDFC बैंक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम परिवर्तन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए गोरखपुर, वाराणसी, भदोही, लखनऊ में 4 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है। और ये ऑक्सीजन संयंत्र जो है अस्पतालों को चिकित्सा ऑक्सीजन सहायता की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण मामलों को संभालने में आत्मनिर्भर बनाएंगे। दूरस्थ स्थानों से ऑक्सीजन के परिवहन के क्रायोजेनिक टैंकरों पर जो है निर्भरता को समाप्त करेंगे। ठीक है। इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है ऑप्शन में तो सी पार बता रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन दिया गया है, तो यह कंफर्म कर लीजिएगा। अभी मैं अगर हमें कंफर्म तो हम कमेंट में बता देंगे इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। तो ये किया गया है 7,301.52 करोड़ रुपए का। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 18 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अतिरिक्त धन खर्च को पूरा करने के लिए 7,301 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। यह वार्षिक बजट 2021-22 के मात्र 1.33% है। ठीक है। इसे अनुपूरक बजट का फोकस रोजगार के लिए नए अवसरों को सृजित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में अयोध्या के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो 140 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल के अंतर्गत 2022 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या तो फिर उनके घरों से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। तो इसका आंसर है सी पार्ट 70 लीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत BPL परिवार में बेटी के जन्म के समय कितने रुपए का आर्थिक सहयोग का प्रावधान किया गया है। तो 20,000, 30,000, 50,000 या 1 लाख रुपए। इसके आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा 50,000 रुपये का आर्थिक प्रावधान रखा गया है। सी पार्ट आंसर सही हो जाएगा। 28 अप्रैल 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला एवं बाल विकास के अधीन उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की। यह योजना के अंतर्गत BPL परिवार की बेटी के जन्म के समय 50,000 रुपये तथा माँ को 5100 रुपये आर्थिक सहयोग प्रावधान किया गया है। यह योजना केवल 2 बेटियों के लिए ही लागू है और इसके अतिरिक्त बेटी की कक्षा 6 में पहुंचने पर 3,000 रुपये, कक्षा 8 में पहुंचने पर 5,000 रुपये, कक्षा 10 में पहुंचने पर 7,000 रुपये, तो कक्षा 12 में पहुंचने पर 8,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी बजट 2021 के बारे में कौन सा सही है। तो अमेठी बलरामपुर जनपद में मेडिकल कॉलेज के लिए 175 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह सही है, आपका ए पार्ट ही सही है। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल बजट 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए रखा गया है। ठीक है। और इसमें केंद्रीय बजट 2021-22 की तरह यूपी बजट 2021-22 भी कागज रहित है, पेपरलेस है। उत्तर प्रदेश कागज रहित पेश करने वाला देश का पहला राज्य हो गया है। यूपी बजट 2021 के अंतर्गत अमेठी बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए 175 करोड़ रुपये का आवंटन है। कोरोना महामारी के लॉकडाउन में विभिन्न प्रदेशों से आए प्रदेश के श्रमिकों एवं कामगारों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना लाई जा रही है। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है, न कि 150 करोड़ रुपए का। कृषि की नवीनतम जानकारी के लिए 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया, न कि 30 नए। तो ये कुछ पॉइंट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, जन भागीदारी के माध्यम से गाँवों का विकास करने के लिए उद्देश्य से प्रारंभ से उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत परियोजना होने वाली कुल लागत का कितना प्रतिशत जो है खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा शेष कितना प्रतिशत इच्छुक नागरिक की ओर से प्रदान करने का प्रावधान है। इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट 50-50%। ठीक है। 50-50% की इसमें भागीदारी है। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसमें। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना मुख्यमंत्री द्वारा 15 सितंबर 2021 को वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से शुरू करने की घोषणा की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। इस योजना के माध्यम से गांव में होने वाले अवस्थापना विकास के विभिन्न कार्यों में नागरिकों को सीधे हिस्सेदारी प्रदान की जाएगी। इन परियोजना का 50% खर्च सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा और 50% खर्च नागरिक की ओर से वहन किया जाएगा। ठीक है। और इसके बदले में परियोजना का नाम जो है सहयोगी व्यक्ति की इच्छा अनुसार रखा जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से गाँव के स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय, स्टेडियम, व्यायामशाला, नस्ल सुधार केंद्र, फायर सर्विस स्टेशन आदि की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी बजट 2021-22 में संदर्भ में कौन सा सही है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 5,395 करोड़ रुपए का बजट व्यवस्था प्रस्तावित किया जा रहा है।
तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए जो है 320 करोड़ रुपए, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 5395 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया। ये आप लोग डाटा थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि इसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन, यूपी बजट 2021-22 के अंतर्गत कोविड-19 की रोकथाम एवं प्रदेश की जनता को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण योजना पर कितना खर्च करने का प्रस्ताव है? तो 50 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 21 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री के प्रयागराज दौरे के संदर्भ में कौन सा सही है इसमें से? तो अगर हम इसमें देखते हैं तो स्वयं सहायता समूहों में बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित की, ये सही है। धनराशि का हस्तांतरण दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत किया जा रहा है, ये भी सही है। 20,000 व्यवसाय प्रतिनिधि सखियों के खाते में पहले महीने में मानदेय के रूप में 4,000 रुपये हस्तांतरित किए गए, ये भी सही है। तो आपका डी पार्ट ही हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत कौन सी नदी को जोड़ने का प्रावधान नहीं है? सोन नदी, घाघरा नदी, बाणगंगा, रोहिणी। तो सोन नदी का इसमें प्रावधान नहीं है सरयू राष्ट्रीय सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत। आपका आंसर जो हो जाएगा वो ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री ने 11 दिसंबर 2021 को बलरामपुर उत्तर प्रदेश में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना का कार्य 1978 में इंदिरा गांधी के कार्य में बहराइच जिले में शुरू हुआ था। वर्ष 2012 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया था। वर्ष 2016 में इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया। इस परियोजना में 5 नदियां घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा, रोहिणी को आपस में जोड़ने का प्रावधान है। इससे पूर्वी प्रदेश के 9 जिलों 6200 गाँव से अधिक लोगों को लगभग 29 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के संदर्भ में कौन सा गलत है? ये योजना 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस केंद्र प्रायोजित योजना द्वारा कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चों को कवर किया जाएगा। यह योजना पहले से चल रही मध्याह्न भोजन योजना का स्थान लेगी। इसमें से गलत अगर देखेंगे तो सी पार्ट गलत है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को मंजूरी प्रदान की। इस योजना को 2021, 2022 से 2025-26 तक अवधि के दौरान लागू किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस केंद्र प्रायोजित योजना के द्वारा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के स्कूली बच्चों को कवर किया जाएगा। ठीक है, यह योजना पूर्व में चल रही मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील जो चल रही थी उसी का स्थान ये लेगी। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक कक्षाओं के प्रति बच्चों के लिए 100 ग्राम तथा उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए जो है 150 ग्राम खाद्यान्न दी जाएगी। पोषक तत्वों में भरपूर भोजन उपलब्ध कराने के लिए हरी सब्जियां प्रोटीन युक्त भोजन मेनू में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी बजट 2021-22 के अंतर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस जनपद में 20 करोड़ की लागत से नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय पर स्थापना किया प्रस्ताव रखा गया है? तो ये रखा गया है मेरठ में, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन ग्रामीण योजना के लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया? तो 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये 2024 तक सभी घरों में शुद्ध पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 15,000 करोड़ रुपया आवंटन किया जा रहा है। मुखबिर योजना किससे संबंधित है? तो मुखबिर योजना जो है कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु से संबंधित है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 2017 में लखनऊ से जो है स्टार्ट किया गया था और इसमें 2 लाख रुपए तक प्रोत्साहन राशि तथा उसका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। बीसी सखी योजना को कब शुरू किया गया? तो ये 2020 में शुरू किया गया, आंसर आपका बी पार्ट सी पार्ट हो जाएगा। मई 2020 को राज्य की महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी तैनात करने का फैसला किया गया है। बैंकिंग सेवाएं डिजिटल डिवाइस के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। डिजिटल डिवाइस खरीदने के लिए महिलाओं को 50 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त महिलाओं को 6 महीने तक प्रति माह 4,000 रुपये धनराशि का वेतन भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत SC/ST दिव्यांग को प्रति इकाई लागत से कितना % अनुदान प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो ये 35% है इसमें, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना 11 नवंबर 2019 को ये जो है नाम परिवर्तित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी मंजूरी प्रदान की। इसका उद्देश्य क्या है? नवयुवकों को ग्रामीण क्षेत्रों में नवयुवकों को उद्यमिता की ओर उन्मुख करना, स्थानीय संसाधनों को विकसित कर सतत रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है, इसके
इसके बाद इसमें जो है ग्रामीण आबादी के शहर की ओर पलायन से रोकना, सभी जाति धर्म व वर्ग के व्यक्तियों के लिए है। और लाभार्थी आयु सीमा जो है 18 से 65 वर्ष है। इसमें ऋण दिया जाता है सामान्य जाति के लिए 25% अथवा अधिकतम 50,000 रुपये जो भी कम हो, और SC/ST दिव्यांग के लिए 35% अनुदान अथवा 70,000 रुपये जो भी कम हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत किन वर्गों के बाहुल्य वाले ग्रामों का स्थायी और समेकित विकास किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो इसमें अगर हम बात करें तो वनटांगिया, मुसहर और थारू इन तीनों के लिए किया गया है। तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, देख लेते हैं मुख्यमंत्री समग्र विकास ग्राम विकास योजना। तो क्रियान्वयन ये ग्राम विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित उपेक्षित ग्रामों का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। इसमें वनटांगिया, मुसहर, थारू आदि वर्गों के बाहुल्य वाले ग्रामों का स्थायी और समेकित विकास होगा। देश की रक्षा में शहीद हुए सेना और अर्धसैनिक बलों के सैनिकों को शहीद ग्राम इसमें घोषित किया जाता है। और इन ग्रामों में तोरण द्वार तथा शहीद की मूर्ति स्थापित करने का भी प्रावधान है। इनसे संपर्क ग्राम संपर्क मार्ग से नहीं जुड़े हैं, पक्के मार्ग से जोड़ने का भी प्रावधान है। इसका आरंभ 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री समग्र विकास ग्राम योजना प्रारंभ किया गया। ठीक है, इसके बाद इन मार्गों का नाम क्या होगा? गौरव पथ, ये भी याद रखना, गौरव पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किसान बही योजना कब शुरुआत किया गया? तो ये शुरुआत किया गया 1992 में। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। किसान बही योजना उद्देश्य क्या है? 2.5 करोड़ जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी प्रदान करने के लिए लागू हुआ 1992 में। इसमें उल्लेख किया जाएगा खातेदार का नाम, पता, उनका भौमिक विवरण, विक्रय बंधक पट्टा व विनिमय से संबंधित जानकारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों को जो है विभाजित किया गया है? 6, 7, 8, 9। क्या होगा इसके आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों में जो है विभाजित किया गया है। कृषि, उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। भावर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी शुष्क मैदान। ठीक है, मध्य मैदान, बुंदेलखंड प्रदेश, पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र, ये 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। प्रभावित होने कारक की बात करेंगे तो मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल और मानव संसाधन आदि आता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल कार्यशील जनसंख्या में कितने % लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में नियोजित हैं? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 59.3% इसमें संबद्ध क्षेत्र में नियोजित हैं। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में नियोजित लोग कृषक हैं 29% और कृषि श्रमिक हैं 30.3%। निम्नलिखित में से किस प्रकार के फसलों को बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है? तो वो है जायद फसलों को। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जायद फसलों में अगर हम देखेंगे तो कौन कौन सा फसल आता है? तो खीरा, ककड़ी, तरबूज, परवल, लौकी, मूंग, चीनी, लोबिया और काशी फल आदि आते हैं। कटाई का समय का जून से जुलाई तक होता है। बुवाई का समय होता है मार्च से अप्रैल तक। बहुत अधिक तापमान की इसमें आवश्यकता होती है। रबी की फसल की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, लाही, आलू, तंबाकू। ठीक है, बुआई का समय अक्टूबर से दिसंबर और कम जल और औसत की तापमान की आवश्यकता इसको होती है। खरीफ के फसल की बात करेंगे तो इसमें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, जूट, अरहर, मूंगफली, कपास, गन्ना, रामदाना, तिल्ली आदि फसल आते हैं। कटाई का समय जो है सितंबर से अक्टूबर, बुआई जो है मई से जुलाई तक होता है। अधिक जल और ताप की आवश्यकता होती है, यानी बरसात के मौसम में इसको जो है बोया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है, सही है। मक्का उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है, भी सही है। उत्तर प्रदेश में तंबाकू की कृषि से विशेषता खाने और हुक्का पीने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। कपास उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी पार्ट हो जाएगा। कपास ना होकर गन्ना जो है नकदी फसल है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अब इसके बाद इसमें उत्तर प्रदेश कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 24% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। इसकी सर्वाधिक उत्पादकता गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र की है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है। मक्का उत्पादन राज्य का तीसरा स्थान है। तंबाकू की कृषि विशेषता खाने और हुक्का पीने के लिए किया जाता है। बाराबंकी जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला है। गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। गन्ना जो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, ना कि कपास। ठीक है, कृषि योग्य भूमि के लगभग 13% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है।
अगला प्रश्न है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो सब्जी अनुसंधान संस्थान ये बनारस में है। ठीक है, बनारस की बात करें तो इसमें जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का एक घटक है संस्थान है। सब्जियों की महत्ता को देखते हुए 1992 में इसकी स्थापना बनारस में किया गया था। मिलान करना है कुछ संस्थान है और कहाँ पर है ये बताना है। चलिए मिलाते हैं। पशु जैविक अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है। पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र महोबा का पान फेमस है। आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगढ़ गाजियाबाद में। ठीक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये शिमला में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला राइपनिंग चैम्बर कहाँ लगाया गया? तो ये प्रयागराज में लगाया गया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राइपनिंग चैम्बर मतलब केला पकाने का एक संयंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें अरहर जो दिया गया है पनामा रोग, ये गलत है। बाकी धान का में खैरा रोग, गेहूँ में सेहूँ और बाजरा में अरगट रोग होता है। धान में अगर हम देखें तो खैरा रोग होता है, झोंका रोग होता है, जीवाड़ झुलसा, पत्ती का भूरा धब्बा आदि होता है। अरहर में उकुठा रोग और बंझा रोग होता है। ठीक है। गेहूं में सेहूं, करनाल बंट, अनावृत कंडुआ रोग होता है। बाजरा में अरगट कंडुआ हरितबाल होता है। केला में पनामा रोग होता है। आलू में झुलसा रोग होता है, गेता पचेता। गन्ना में तन्ना सड़न यानी कि रेड रॉट रोग जिसको कहते हैं। आम में एंथ्रेक्नोज, स्पंजी रोग, एकांतर फलन समस्या, ब्लैक टिप यानी कोयली रोग और गुच्छा रोग आदि होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र एक वर्षीय नहीं है? तो वह है ज्वार प्लस अरहर प्लस माइनस गेहूँ। ठीक है, ये फसल चक्र नहीं है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का निश्चित क्रम में उगाया जाना ताकि मृदा की उर्वरता शक्ति को कम से कम ह्रास हो, फसल चक्र कहते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक वर्षीय फसल चक्र के अंतर्गत चक्र है धान मसूर, धान मटर, धान या मक्का गेहूँ, धान गेहूँ प्लस सरसों, धान जौ। ठीक, इस तरीके से होता है। द्विवर्षीय फसल चक्र के अंतर्गत ज्वार प्लस अरहर गेहूँ और त्रिवर्षीय फसल चक्र के अंतर्गत केड़ी, गन्ना, पेड़ी, हरी खाद आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के खेत में नीलहरी शैवाल के उपयोग से कितने किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण जो है होता है? ठीक है, इसमें से बताना है। 10 से 20 ग्राम, 40 से 70 ग्राम, 20 से 40 ग्राम या 70 से 100 ग्राम। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, उसमें जो होता है वो 40 से कितना होता है? 20 से 40 ग्राम, यानी कि बी पार्ट इसका आंसर है। 20 से 40 ग्राम इसका होता है, बी पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन देखते हैं। नीलहरी शैवाल की बात करें तो देखिए उपनाम इसका है साइनोबैक्टीरिया। याद रखना उद्देश्य क्या होता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में संस्थापित करने के लिए। ये एक स्वपोषी जीवाणु होता है। ठीक है, तंतु के आकार का एक कोशिकीय जीवाणु होता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है विशिष्ट कोशिका हेटेरोसिस्ट के द्वारा। ठीक है, प्रमुख प्रजातियों की बात करें तो नॉर्टाक, एनाबिना और कोलोथ्रिस और ओलोसीरा आता है। उपयोग की बात करें तो 20 से 40 ग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करता है। धान की खेत में सदैव पानी भरे रहने से इसकी वृद्धि एवं विकास के लिए अनुकूल स्थिति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है खाद एवं बुआई से पूर्व उपयोग की अवधि बताना। इसमें से क्या होगा? ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें तीनों सही हैं। हरी खाद 1.5 माह वर्ष पहले, कंपोस्ट एवं गोबर खाद 1 माह पूर्व और खलियाँ 15 दिन पूर्व पहले बोया जाता है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? मृदा के प्रकार और मृदा सुधारक दिया गया है। तो क्षारीय ऊसर मृदा जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अम्लीय मृदा के लिए बुझा चूना, तेजाबी मृदा के लिए कैल्शियम सुपरफास्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी युग्म सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मृदा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो ये बताना इसमें से। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो देखिए आंसर इसका हो जाएगा दोनों। ठीक है, उपरोक्त दोनों। जो मृदा नदियों का द्वारा प्रत्येक बाढ़ के साथ परिवर्तित होती रहती खादर मृदा कहते हैं। गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का भाग जहां नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता इस मृदा को बांगर मृदा कहता है। तो उपरोक्त दोनों सही हैं, सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं खादर मृदा और बांगर मृदा। खादर मृदा जो होता है वो नदियों के प्रत्येक बाढ़ के साथ परिवर्तित होती रहती है। इसका उपनाम है कछारी या नवीन जलोढ़ मृदा। खाद देने की इसको आवश्यकता नहीं होती और हल्के भूरे रंग की ये छिद्रयुक्त महीन कण वाली मृदा होती है। बांगर मृदा से अधिक जल धारण करने की क्षमता होती है इसमें। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जैव तत्वों की अधिक मात्रा होती है। अन्य नाम की बात करेंगे तो इसको कहा जाता है बलुआ, सिल्ट बलुआ, दोमट मटियार या मटियार दोमट। इनकी परतें अधिक गहराई तक निक्षेपित नहीं होती। ठीक है, अगला प्रश्न है बांगर मृदा, प्रश्न नहीं है, बांगर मृदा की बात कर रहा है। बांगर मृदा की बात करेंगे तो ये गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वो भाग जहाँ नदियों का बाढ़ का जल पहुँच नहीं पाता।
उपनाम इसका है पुरानी जलोढ़ मृदा। इसकी मिट्टियाँ परिपक्व तथा अधिक गहरी होती हैं। छीड़ उर्वरा शक्ति होती है, खाद देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसके बाद इसका अन्य नाम है उपहार मृदा, दोमट, मटियार, बलुई दोमट आदि। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है बांगर मृदा में। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेह युक्त क्षारीय ऊसर भूमि का सतह किनके लवण के कारण काला होता है? तो होता है सोडियम लवणों के द्वारा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब किया गया? तो 1974 में किया गया। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। मृदा के संगठन में कितने % ह्यूमस पाया जाता है? तो वो होता है 5 से 10%। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। लगभग 5 से 10% ह्यूमस अथवा कार्बनिक पदार्थ होता है। लगभग 25% मृदा जल होता है। लगभग 40 से 45% खनिज पदार्थ होता है और 25% मृदा वायु होता है। मृदा जीव तथा मृदा अपक्रिया भी इसमें भाग लेती है। निर्धनों की कामधेनु की उपमा निम्न में से किसको प्रदान की जाती है? तो वो है बकरी को, ठीक है। निर्धनों की कामधेनु की उपमा बकरी को प्रदान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्पादित होने वाली नवाब किस किस्म की प्रमुख प्रजाति है? तो ये आम की प्रजाति है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा युग्म इसमें से सही सुमेलित नहीं है? मक्का जो है में लुलासिता रोग, मूंगफली में चारकोल रोग, टमाटर में पर्णकुंचन और तोरिया में उकठा रोग। तो यही गलत है, तोरिया वाला, ठीक है। मक्का में लुलासिता रोग, तनासरण, पत्तियों का झुलसा रोग, ठीक है। मूंगफली में चारकोल रोग, ड्राई रूट रोग, चिक्का रोग, टमाटर में पर्णकुंचन, तोरिया या सरसों में सफ़ेद गिरुई, तुलासिता रोग और झुलसा रोग लगता है। अरहर में उकटा रोग और बंझा रोग लगता है, ठीक है। इसके बाद फसल और रोग मिलान करना है, तो देखते हैं इसमें। सेब में अगर हम देखें तो स्कैब एकांतर फलन समस्या होती है। तिल में जो है फाइटोप्थोरा झुलसा फाइलौड़ी होती है। और मूंग में पत्तियों का धब्बा पीला चित्रवर्ण रोग होता है। पत्ती का धारीदार रोग, जौ में आवृत्त कंडुआ रोग होता है। सोयाबीन जो में होता है पीला चित्रवर्ण रोग, ठीक है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखिए इस राज्य में जलीय अपरदन का वायु अपरदन की अपेक्षा अधिक प्रभाव है। इस राज्य के पश्चिमी जिलों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र के कुछ स्थानों पर काली मृदा भी पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में करियल कहा जाता है। अमरूद के लिए इलाहाबाद में तथा आम के लिए लखनऊ में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। तो ये सारे सही है, ऊपर तो डी पार्ट सही हो जाएगा, सभी सही, ठीक है। गोकुल पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम स्थान पाने वाले को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो 1,50,000 रुपये दिया जाता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में यूरिया खाद बनाने का प्रमुख कारखाने से संबंधित नहीं है? इसमें से कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, बरेली। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो मेरठ जो है वो संबंधित नहीं है, बाकी तीनों संबंधित, ठीक है। कानपुर, बरेली, प्रयागराज में फूलपुर और गोरखपुर में ये जो प्रमुख कारखाने हैं यूरिया खाद बनाने का। गोरखपुर का बंद कारखाना अब निजी सहयोग से पुनरुद्धार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से सूची है, मिलान करना है, देखते हैं। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सारे कहाँ पर हैं? लखनऊ में, ठीक है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी में है। दलहन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? कानपुर में। पोटैटो रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर है? मेरठ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण सर्वेक्षण संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? हरदोई जिला में स्थित है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, हरदोई जिला, ठीक है। भारत में सर्वाधिक राज्य वाला जिला सर्वाधिक जिले वाला राज्य कौन सा है भारत में, ये बताना है। तो वो है उत्तर प्रदेश, टोटल 75 जिला है, ठीक है। और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में गजेटियर्स विभाग की स्थापना कब की गई? तो गजेटियर विभाग की स्थापना 1957 में किया गया। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। राज्य में कितने जिलों में गजेटियर्स हिंदी में प्रकाशित किए जा चुके हैं? तो टोटल 5 जिलों में जो है प्रकाशित किया जा चुका है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई? तो वर्ष 1999 से किया गया था। डी पार्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है गरीब उपशमन कार्यक्रम को प्रभावी बनाना। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कार्यक्रम संचालन है तो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी निम्नलिखित की संस्थाओं का समन्वय बनाना जो है आवश्यक है। तो ये है NGO के तहत। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, NGO, ठीक है। NGO के साथ जो है समन्वय बनाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सत्य नहीं है यानी कि गलत है? तो वो बताना है।
तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जिला परिषद अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है, सही है। यह जिला परिषद का सहायक संगठन है, ये भी सही है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पंचायतों के कार्यों में संपन्न करते हैं, गलत है। ग्रामीण विकास तथा गरीबी उपशमन के संबंध में ग्रामीणों को भी जागरूकता प्रदान करने का कार्य करते हैं, ये भी सही है। ठीक है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पंचायतों के कार्यों को संपन्न करते हैं, जो कि असत्य है। अगला क्वेश्चन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्यों में कौन सा कथन असत्य है, गलत है, ये बताना है। तो ये जहाँ जिला परिषद उपलब्ध नहीं वहाँ DRDA जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर कार्य करती है, सही है। DRDA के कार्य एवं वित्तीय अधिकार जिला परिषद एवं कलेक्टर के पास होते हैं, ये भी सही है। ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन के संबंध में लोगों को जागरूक करना, ये भी सही है। और इनमें ये विशेष परिस्थितियों में पंचायतों का कार्य पूरा कर सकेंगे, ये भी एक गलत है, डी पार्ट। ठीक है, शासन के नागरिकों की भागीदारी किस प्रकार का क्रियाकलाप है, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय या फिर ए और बी दोनों। तो इसमें होता है द्विपक्षीय, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, DRDA के शासी निकाय में सम्मिलित नहीं, क्या सम्मिलित नहीं, तो जिला शिक्षा अधिकारी सम्मिलित नहीं होता, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्ध सरकारी संगठन है, इसमें से बताना है। तो कृषि एवं पशुपालन विभाग, राज्य विद्युत बोर्ड, ये दोनों अर्ध सरकारी संगठन, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा, आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20% जनसंख्या अनुसूचित जाति से संबंधित, यह लगभग 4 करोड़ जनसंख्या अनुसूचित जाति है यहाँ पे। थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश किस जिले में है, तो बिजनौर जिले में सबसे ज़्यादा निवास करती है थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में थारू जनजाति पाई जाती है, तो तराई क्षेत्र में पाया जाता है, गोरखपुर के तराई भाग में, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। थारू जनजाति के लोग किस वंश के हैं, तो ये किरात वंश के अपने आप को मानते हैं। थारू जनजाति दीपावली को सौर पर्व के रूप में मनाते हैं। निम्न में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है, तो वो बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों में निवास करती है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान समय में अनुसूचित जातियों निम्नलिखित समस्याओं से ग्रसित हैं, तो बंधुआ मजदूरी, भूमि से अलगाव, द्विभाषीय समस्या, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, सभी से ग्रसित हैं। ठीक है, ट्राइफेड का गठन किस वर्ष किया गया था, ट्राइफेड का गठन जो 1987 में किया गया था, आंसर क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। और ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में एक नोडल एजेंसी के रूप में इसका गठन किया गया। इसे बहुराज्य सरकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत पंजीकृत किया गया था। इसने अपने कार्यों की शुरुआत 1988 में नई दिल्ली स्थित मुख्यालय से किया था। निम्न में से कौन लठभरवा भोज देते हैं, तो वो है थारू जनजाति। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शौक रूप में मनाती है, तो ये थारू जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, बुक्सा जनजाति बिजनौर, आगरा, बहराइच व लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर व सोनभद्र या फिर ललितपुर, जौनपुर। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में जो है बुक्सा जनजाति निवास करती हैं। ठीक है, और इसके बाद इसमें अगर इसमें दिया गया ऑप्शन कि बुक्सा जनजाति जो है यह बिजनौर और आगरा में पाई जाती है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र नहीं है, गलत है। बिजनौर और आगरा में जो है बुक्सा जनजाति निवास करती है, चामुंडा देवी की पूजा करते हैं, उनके यहाँ बहुपत्नी विवाह और विधवा विवाह मान्य है, ये सामाजिक स्थिरीकरण और वर्ण विभाजन पाया जाता है। तो बिजनौर और आगरा याद रखिएगा। पहरिया जनजाति कहाँ पर निवास करती हैं, तो सोनभद्र में निवास करती हैं। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पहरिया जनजाति निवास करती हैं, ये याद रखिएगा। अंगरिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो सोनभद्र में निवास करती हैं। अंगरिया जो है भारत की एक जनजाति है। अंगरिया मुख्यतः उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश सोनभद्र के जिलों में अंगरिया के लोग अंग्रेजी राज के समय लोहे के खनन और उसे पिघलाकर धातु बनाने का काम करते थे। ये लोग अंगरिया भाषा के साथ साथ हिंदी और छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं। निम्न में से कौन सा इसमें से युग्म सही सुमेलित है, तो बुक्सा जो है वो बिजनौर में पाई जाती है, बाकी सारे गलत हैं। खरवार जो है सोनभद्र में मिलता है, बुक्सा बिजनौर। राजी जो है उत्तराखंड में और थारू जो है बहराइच उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर में निवास करती है, तो वो है माही गिरी जनजाति इनमें से बिजनौर में निवास करती है, जो कि प्रायः मछुआरे होते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति संख्या सर्वाधिक है, तो वह है महाराष्ट्र। ठीक है, दिए गए अगर कथन में बात करेंगे तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करती है, इनकी संख्या सर्वाधिक है। वैसे अगर ओवरऑल देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो ये था ओवरऑल आज का ये वीडियो जिसका हम एंड करते हैं। इस बुक को हम आज समाप्त करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसके क्या अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।